अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम सियाह की मुनासबत से हम कश्मीर के साथ, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रिया बारी। बंदूकों के साए तले जुल्मत के अंधेरों में मुब्तला इंसानियत सोज मजालिम, माओं बहनों की अस्पतरी, अपने प्यारों की जानों को अपनी आंखों के सामने मुर्दा लाशों में तब्दील होते हुए देखना, चादर हो और चार दीवारी हो, इसके तकद्दुस की पामाली, भूख और प्यास से सिसकते हों जिनका दुनिया भर में अपने प्यारों से राबता मुनक़ता है। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका जो इस वक्त फौजी छावनी में तब्दील हुआ पड़ा है। माएँ कभी अपने नौमौलूद तो कभी अपने जवान बेटों की लाशों पर मातम करती दिखाई देती हैं, लेकिन हर जनाजे पर, हर शहादत पर एक ही आवाज आती है, एक ही सदा बुलंद होती है, लेके रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये जो अक्स में बैठी इस वक्त यहाँ खींच रही हूँ, ये एक ऐसे इलाके का है जिसे पूरी दुनिया मकबूजा वादी कश्मीर के नाम से जानती है। इस वक्त ये जन्नत नज़ीर वादी फौजी छावनी में तब्दील हुई पड़ी है। नाज़रीन, भारतीय बर्बरियत से जहाँ हम ये देखते हैं कि उस पार कश्मीरी हलाक हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, वहीं पर सरहद के इस पार भी खबर ये सामने आई कि 3 फौजी LOC पर होने वाली भारतीय इश्तिआल अंगेजी के वजह से शहीद हो चुके हैं। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, मौजूदा सूरत हाल के रही इन 15 दिनों के दौरान, आइए देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में जबर की नई दास्तानें रकम, मुसलसल 11वें रोज भी कर्फ्यू बरकरार। मकबूजा वादी के लोग भारत की दहशतगर्दी के बायस खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जन्नत नज़ीर मकबूजा वादी को भारतीय फोर्सेज ने छावनी में तब्दील कर रखा है। कोई घर और मोहल्ला ऐसा नहीं जहां भारत ने अपना फौजी तैनात ना किया हो। मोबाइल और इंटरनेट की मुकम्मल बंदिश की वजह से अपनों और अपने प्यारों के जिंदा होने की भी खबर नहीं। वादी में ऐसा सन्नाटा जो कब्रिस्तान से भी ज्यादा खौफनाक है। कश्मीरी अवाम को रोजमर्रा की अशिया खरीदने पर भी भारतीय फोर्सेस का तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कश्मीरी अवाम के लिए मकबूजा वादी की ये सूरत हाल किसी जहन्नुम से कम नहीं है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए ना अद्वियात हैं, ना ही डॉक्टर्स। भारतीय पैलेट गन से अब तक कई नौजवान अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं, जिनमें कमसिन बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं। लेकिन भारतीय जारियत और मजालिम के आगे कश्मीरी ना झुके थे, ना झुकेंगे। इनका मानना है कि कश्मीर हमारी जन्नत है और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। ये आवाज़ जो रिपोर्ट बनी, इमरे जिन्होंने सूरत हाल को अक्सबंद किया, हमने मनाजिर दिखाए, हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन शायद फिर भी वो दर्द, वो आवाज़, वो हैबत हम कहीं ना कहीं पहुंचाने में कासिर रह ही जाते हैं। आज मिसाल मलिक साहिबा ने एक रैली से ख़िताब किया है। लाहौर में वो रैली निकाली जा रही है, एक मुजफ्फराबाद में रैली निकाली जा रही है। अपने मेहमानों का पहले मैं तारुफ आपसे करवा दूं, उसके बाद मिसाल मलिक की जो बयान था उससे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। ट्रांसमिशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम। सबसे बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। और तज्ज़ियाकार डॉक्टर राजा कैसर अहमद मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं, आप भी शामिल गुफ्तगू होंगे। जो ही मेरे दीगर मेहमान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते रहेंगे, हम डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। समी इब्राहिम, मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी मिसाल मलिक इस बयान के साथ। आज जब वो एक रैली से मुखातिब थी, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद थे, वहाँ पर दीगर सियासी जमातों के कायदीन मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने एक शिकवा किया, उन्होंने कहा कि आप सभी ने अपनी बहन का साथ देने में बहुत देर कर दी। ये शिकवा किसी हद तक बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या वाकई हमने बहुत देर कर दी? देखिए, एक तो जो कश्मीर है एक्चुअली ये पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि कश्मीरियों को वो जो राइट प्लेबिसाइट नहीं मिला उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ये याद रखें ये अनफिनिश एजेंडा है 47 की पार्टीशन का। अगर उस वक्त उनको राइट ये मिल जाता तो कश्मीर आज ऐसे ही होता जैसे पंजाब है, जैसे सिंध है, जैसे KPK है, जैसे बलूचिस्तान है, तो वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है। दूसरी बात ये मशाल साहबा ने जो बात कही कि कुछ देर हो गई है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी कोताहियाँ ज़रूर हैं। कुछ हमारे पॉलिटिशियंस, क्योंकि आज मैं किसी को, और ना ही मेरा ये मनसब है कि हम किसी को कोई सर्टिफिकेट दें हुब्बुल वतनी का या गद्दारी का। बहुत सारे लोग ये समझते रहे पाकिस्तान के, हमारे हुक्मरान माजी के, रिसेंट माजी के, कि शायद भारत के साथ ताल्लुकात
अच्छे करने में दोनों ममालिक की आफियत है, और अगर हमारा ट्रेड बढ़ गया तो शायद कल हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि उनको कश्मीर पर ज़ोर दे सकेंगे मुज़ाकरात के लिए। मेरे नज़दीक वो पॉलिसी गलत थी, और शायद मिसाल मलिक साहबा भी यही कह रही थी। ये दुरुस्त है कि थोड़ी उसमें ताख़ीर हुई, लेकिन जो मैटर करती है चीज़ वो आज है ज़रियाब। पाकिस्तान खैबर से लेके कराची तक, केपी के तोरखम तक एक ही आवाज़ है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, आर्मी चीफ ने जो बात कही है, और पहला राउंड जो है डिप्लोमेसी का वो जीता है पाकिस्तान ने, इसलिए कि कल जुमे को सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है बिहाइंड द क्लोज डोर, और जो खबरें आ रही हैं उसमें चाइना पाकिस्तान के साथ है, कश्मीरियों के साथ है, रशिया पहली दफा अपने आप को एक रेलिवेंट बना रहा है, वो इनके साथ है कश्मीर के साथ। अमेरिकन को ज़रूरत है पाकिस्तान की अफगानिस्तान में, वो न्यूट्रल रहेंगे। बरतानिया में बहुत बड़ी कश्मीरी पॉपुलेशन है, उसका वो भी इसको भारत के साथ वो नहीं जा सकता। हाँ, सिर्फ फ्रांस, क्योंकि उसने वो अपने राफेल जहाज भी बेचने हैं, एक मल्टी बिलियन डील है। अब पूरे का पूरा जो फोकस है इंडिया का वो फ्रांस पे है कि किसी तरह कल वो भारत का साथ दे। तो आज पूरा पाकिस्तान पूरे कश्मीर के साथ है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी समी साहब ने गुफ्तगू की कि रशिया भी पहली बार पाकिस्तान का साथ देने जा रहा है। यकीनन अगर हम देखें तो 1971 के बाद अब जाकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कश्मीरियों के सिलसिले में आवाज़ बुलंद होने जा रही है। पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल में सफारती महाज पर खुद की इस बारे में कितनी बड़ी कामयाबी समझे, और आलमी सतह पर भारत को कितनी बड़ी नाकामी हुई? बहुत शुक्रिया ज़रियाब। यकीनन ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। मिसाल मलिक साहिबा का नुक्ता नज़र अपनी जगह पे बड़ा वैलिड है, क्योंकि वो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जोन में मौजूद हैं, और वो जो सफ़र कर रही हैं वो हम सिर्फ बयान कर सकते हैं, लेकिन वो फेस कर रहे हैं। वो कहते हैं ओनली द फुट नोज़ वेयर इट पिंचेस। तो ये तो यकीनन जो छानता है वो जानता है वाली बात है, उससे तो बिल्कुल कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी, आप देखिए जिस तरह से कश्मीर इशू पिछले 2 हफ्ते में भारत ने अपनी नालायकी से इंटरनेशनलाइज कर दिया है। मोदी सरकार जो कश्मीर को जिसके अंदर कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा था, कश्मीर फ्लैश पॉइंट नहीं बन पा रहा था, और पाकिस्तान चूँकि अपनी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और अपने मसाइल में इस तरह नबर्द आज़मा था कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ उस तरह से पोर्ट्रे करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस तरह से मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को ये मौका दिया है कि वो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर सके। फिर आप जिस तरह समी साहब ने भी बहुत रेलेवेंट बात की कि खैबर से लेकर कोयटा तक हर तरफ एक इंटरनल कोहेजन हमें देखने में नज़र आ रही है। ये कल का दिन और आज का दिन, आज यूम सियाह जिस तरह से बनाया गया, कल जिस तरह से पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बनाया गया, जिस तरह से कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की गई, तो ये यकीनन एक बहुत खुशाइंद चीज़ है, खुशाइंद साइन है। फिर इस तरह के अलावा पाकिस्तान ने जो प्रोएक्टिव और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को जिस तरह से इनिशिएट किया, जिस तरह से मलिया लोधी साहिबा ने यूएन के अंदर एक अपना जिसको कहें डिप्लोमेटिक ब्लिट्ज़क्रीग किया है, तमाम जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको जिस तरह से पाकिस्तान का केस पहुंचाया, जिस तरह से इमरान खान साहब ने हर एक जो रेलेवेंट प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट था उसको कॉल की, उसको कश्मीर के हवाले से ब्रीफ किया, और यही इसके हमें समरात देखने में नज़र आ रहे हैं कि देखिए कि 50 साल में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू दोबारा उठाया जाएगा। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, और हमें इसके ऊपर यकीनन इसको चीयर करने की ज़रूरत है। अच्छा समी साहब, अभी जो पाकिस्तान ने कश्मीर कॉज पर जितने भी इनिशिएट किए हैं, जितने भी स्टेप्स उठाए हैं, उसमें है कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ये मामला उठने जा रहा है, इंतहाई पॉजिटिव पहलू है। भारत से तिजारत का खात्मा हुआ, और फिर इसके अलावा सफारती ताल्लुकात भी महदूद हुए। अब तक जितने भी इक़दाम हुए हैं बहैसियत पाकिस्तानी, हमें इस पर मुतमईन रहना चाहिए या मजीद इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है और हम इससे ज़्यादा करने की कैपेसिटी रखते हैं? आई विश कि हम कुछ ये चीज़ें ऐसी होती जिसमें हम मुतमईन हो जाते। उस वक्त तक ज़रियाब मुतमईन नहीं हो सकते जब तक कश्मीरियों की एट्रॉसिटीज़ ख़त्म नहीं होती। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक कश्मीरियों को अपने हक़ का फ़ैसला करने का इख्तियार मिल नहीं जाता। ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम बढ़ रहे हैं, एक बात आप याद रखें, पोजीशन ऑफ वीकनेस से कभी भी कोई मुज़ाकरात नहीं होते। पोजीशन ऑफ वीकनेस कभी दुनिया की तवज्जो हासिल नहीं कर सकती। कता कलामी की माज़रत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा है और साबिक सफ़ी रह चुकी हैं शरीर रहमान साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। शरीर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये जो सिचुएशन अब हम देख रहे हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इंतहाई पॉजिटिव तरीके से इन्हें देखा भी जा रहा है। आज मिसाल मलिक साहिबा ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी है। वाकई हमने देर कर दी? जी देखिए, देर तो इन अ सेंस
کشمیر کے حوالے سے جتنا بھی آپ کہیں دیر ہوئی سویر ہوئی، بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اس وقت جو سچویشن ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی اور خود انٹرنیشنلائز کیا ہے اس تنازع کو. اب پاکستان، یہ ذرا سا لوگ کنفیوز ہو رہے، پاکستان اس مسئلے کو بے شک اٹھاتا رہا ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ اور حق خود ارادیت کو، اور پاکستان ایک وقت میں سمجھتی ہوں واحد ملک رہ گیا تھا جو کر رہا تھا، یہ واحد ملک رہ گیا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں اس طرح کر رہا تھا. تو اب جو سچویشن ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے جو کیا ہے اس سے یہ سارا ایشو پھر سے انٹرنیشنلائز ہو گیا، جیسے 1948 میں انہوں نے کیا تھا، یہ بھی جواہر لال نہرو ہی نے کیا تھا. اور اب انہوں نے یہ قدم اٹھا کے، ان کو شاید نہیں سمجھ آئی بات کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس پورے مسئلے کو خود ہی انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، جو وہ بالکل دبانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر ان کے ملک کے اندر، ان کے یونین ٹیریٹری میں، فیڈریشن میں ضم ہو جائے، اور خود انہوں نے یہ ایسا قدم مس کیلکولیشن کیا ہے میری نظر میں، کہ بغیر سوچے کہ وہاں کی عوام کتنے دن آپ کرفیو میں رکھیں گے، وہ بذات خود کھڑے ہو جائیں گے اور سراپا احتجاج سے تو ہیں، وہ تو ہم سب ہیں، لیکن اس سے آگے کشمیر کی خود، مقبوضہ کشمیر کی خود عوام بولے گی. اور یہ جو بول ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ ایکشن ہیں، یہ جو رد عمل ہے عوام کا، وہ کہانی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت تو صرف یہ کوشش ہے کہ مقبوضہ تو ہے اور بدترین طریقوں میں، یعنی ایک کشمیری شہری کے سامنے 4 مسلح افواج کے اہلکار ہیں، ڈفرینٹ، کوئی بارڈر سیکیورٹی فورس، کوئی اور کاؤنٹر ٹیررزم، 4:1 کا ریشیو ہے. ایک تو یہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہانی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ان سے نہیں دب پا رہی، یہ کہانی نکلتی جا رہی ہے انٹرنیشنل رپورٹرز کے ذریعے، اور تھوڑے سے 2-4 جو بہت ہی دلیر انڈین جرنلسٹ ہیں وہ بھی یہ سٹوری نکالتے جا رہے ہیں، وہی دے رہے فیڈ، ہمیں بھی وہاں سے ملتی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا مسئلہ پڑ گیا ہے کہ پھر دنیا کو جب یہ چہرہ دیکھنا پڑ رہا ہے، منہ موڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. کوشش ہو رہی ہے، یہ میں کہوں گی کہ عالمی دنیا کی بڑی کوشش ہے کہ وہ منہ موڑ لیں، آنکھیں موڑ لیں اس قسم کے تنازع سے، اور اب تک وہ کیے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا کے اپنے ایکشن نے اس طرح کا اب رد عمل وہاں زمین پہ پرومپٹ کیا ہے. اچھا صاحب، میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ عالمی برادری چاہ رہی ہے کہ اس معاملے سے رخ اختیار کر لے، وہ اس معاملے میں نہ پڑے، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جانا، 50 سال بعد کشمیر کاز پر بات ہونا ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے کہ ہم عالمی برادری کی، اقوام عالم کی توجہ اس جانب مبذول کروا سکیں بڑے مؤثر انداز میں؟ جی، اس پر ہمارے انسٹیٹیوٹ، جنا انسٹیٹیوٹ نے بہت مؤثر کام کیا ہے. آج رپورٹ ریلیز بھی ہوئی ہے کشمیر کے یوم سیاہ کی یکجہتی دکھانے کے لیے کہ کوئی ٹھوس اور مؤثر پالیسی ایکشن نظر آئے سامنے. اس میں ساری ہم نے فہرست دی ہے کہ کس شکوں کے تحت پاکستان UN سیکیورٹی کاؤنسل جا سکتا ہے، کن شکوں کے تحت یہ انڈر آکیوپیشن سمجھا جاتا ہے، اور کن شکوں سے آپ UN کے لاز کو ہندوستان وائلیٹ کر رہا ہے، اور پھر ہم نے خود کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہماری ایمبیسیز کیا کریں، فیکٹ جو ہیں، جو ادراک ہیں ان کو شیئر کریں، فیکٹ فائل شیئر کریں ہیومن رائٹس اداروں سے. یہ بہت ضروری ہے، ان کو ایکٹیولی بلا کے کریں، جیسے ہمارے امریکہ کے سفیر کر رہے ہیں اسد خان، انہوں نے سب کو بلایا ہوا ہے ایمبیسی میں. میں نے دیکھا ٹویٹر پہ کہ وہ بلا کے شیئر کر رہے تھے، ہم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. تو اس طرح اگر سارے اہم کیپٹلز میں ہمارے سفارت خانوں کو یہ انسٹرکشن جائے، اگر وہ خود سے نہیں کر رہے تو وہ وہاں کے کی پارلیمنٹیرینز کو نمبر 1 جا کے بریف کریں خود، اور اپنے تھنک ٹینک ساروں کو بلائیں اور ان کو ان کے سامنے ایک بریفنگ چلائیں 1 پیج والی، جس پر جو آپ فورن آفس سے لے سکتے ہیں. مگر ہاں، آج تک پارلیمنٹیرینز کو نہیں ملی ہے، تو پھر مجھے نہیں پتا وہاں کیا مل رہی ہوگی. یہ مؤثر آپ کے پاس بیانیہ ٹھوس ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں فیکٹس ہونے چاہیے. اچھا شیر صاحبہ، یقینی طور پر جو صورتحال ہے، آپ بھی سابق سفیر رہ چکی ہیں،
یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں حکومت کو اپوزیشن کا ساتھ چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا ہوگا، خواہ وہ سیاسی قیادت ہو، اس میں شمول اپوزیشن جماعتیں ہوں یا پھر ہماری عسکری قیادت کے تینوں مسلح افواج ہوں۔ میں اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہی سچویشن کو، لیکن صرف جاننا یہ چاہ رہی ہوں حکومت کی طرف سے اپوزیشن سے اس معاملے کو لے کر کوئی رابطہ ہوا ہے اب تک کہ آپ بھی اپنی کیپیبلٹی؟ زیرو بیٹا، کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی تک۔ دوسری کوئی بھی کیسی بھی حکومت ہوتی، ہنگامی اجلاس ہو چکے ہوتے، ہنگامی اجلاس ہو رہے ہوتے، ہم سب اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے، عید آئے کچھ بھی آئے، اور یہ یکجہتی کا یوم صرف عوام کا رد عمل نہیں ہوتا یا ایک پرائم منسٹر کی تقریر نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو لوگ خود پہنچے ہیں مظفر آباد کل عید منانے، چیئرمین بلاول بھی پہنچے، 3 پارٹیوں کے لوگ کھڑے تھے۔ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے اس وقت بجائے اس کے کہ یکجہتی کا ماحول بنا ہے، اس میں ایک تحریک جب چلتی ہے ایک ماحول بھی بنتا ہے، تو وہ ماحول نہیں بنایا جا رہا۔ یہاں ایسا انہوں نے بنا دیا ہے سچویشن کے ڈبوں میں رکھیں، آپ ایک کمپارٹمنٹ میں کشمیر کو رکھیں، دوسرے کمپارٹمنٹ میں پاکستان کو، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لٹرلی پورے ملک کی یکجہتی چاہیے، آپ کو سب کی یک زبانی چاہیے، اور آپ وہ تو ویسے ہی ہو جائے گی، ہم اپنی طرف سے ویسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا عزم ہے اور اپنا جو بھی یکجہتی کا اور ہمارے اپنے جو گولز ہیں، ہمارے اپنے وعدے ہیں، کمٹمنٹس ہیں کشمیری عوام تک، تو وہ تو ہوں گے، لیکن آپ دوسری طرف الگ الگ جب کر کے رد عمل کریں، آپ ایک طرف چور ڈاکو کر کے لوگوں کو اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے جو انتقامی نظر آ رہی ہے نا، تو اس طرح کی آگے آپ جلائیں گے تو ایسا لگے گا پاکستان تقسیم ہوا ہوا ہے ایسے کڑے امتحان کے وقت۔ ٹھیک ہے، مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، کیا خوبصورت بات ہوتی کہ تمام قیادتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوتی ہیں، اور مشال ملک صاحبہ جو کیا شکوہ کر رہی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک شاید ضرور سوچتے ہیں کہ میں جو کہنے جا رہی ہوں کہ واقعی آج میری قوم، میری سیاسی جماعتیں میرے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شہری رحمان صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا۔ سمیع ابراہیم صاحب، آپ اس سے پہلے گفتگو کرتے تھے کہ جو اب تک ہوا اس پر کیا ہمیں اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ سے ابھی میں شہری رحمان صاحبہ کی بات سن رہا تھا، کیا وہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ بھارت نے ایک غلط فیصلہ کیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ اس میں گویا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھیں آپ، پاکستان نے پچھلے 1 سال سے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھانے کے لیے بہت محنت کی، بڑی کوشش کی۔ پاکستان کی حکومت کا یہ پوائنٹ آف ویو بڑی سٹرونگلی سامنے آیا کہ افغان مسئلے کا حل مذاکرات ہے۔ یہ بات کنورج کر گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بیانیے کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جب پاکستان نے امریکہ کو ڈیلیور کیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ وہ کشمیر کے حوالے سے میڈیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہاں پر عمران خان صاحب نے یہ بات ان کو کہی۔ بھارت گاٹ نروس، ایکچولی ان کو یہ سمجھ آئی کہ افغانستان سے ہم آؤٹ ہو گئے، اور اب یہ اگر افغانستان کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو اس کے بعد تو یہ کشمیر پہ بات ہوگی۔ فوری طور پر مودی نے ہیسٹ میں ایک قدم اٹھایا۔ یہ جو مودی نے جو ایک قدم اٹھایا، جو اس نے اپنا ایک گیمبل کیا، وہ بنیادی طور پر جو پریشر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے افغانستان کے ایشو پر جس طرح پاکستان کو ریلیونٹ بنایا، آئسولیشن کو ختم کیا، مودی گاٹ پرٹربڈ اوور دیٹ۔ اس کے بعد اس نے جو موو کی، پھر اس کو یہ اندازہ تھا کہ شاید انٹرنیشنلی اس نے جو غلط فہمی ان کو تھی کہ پاکستان آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوگا، بٹ لک what پاکستان has achieved۔ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، رشیا ریلیونٹ بن گیا، امریکہ افغانستان کی وجہ سے ایک ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی چیز کو ویٹو کر سکے، صرف ایک فرانس رہ گیا۔ تو اب یہ جو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، اس پہ آئسولیشن میں بھارت جائے گا، کیونکہ کوئی ملک بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ جو 50 سال پرانی 70 سال پرانی جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے اب یہ ریلیونٹ ہو گئی۔ کوئی ملک یہ نہیں کہے گا کہ جب شملہ میں آپ نے ایگری کیا پاکستان کے ساتھ کہ یہ انٹرنیشنل، کہ یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اس کو ہم کبھی اس کی حیثیت کو چینج نہیں کریں گے، آپ یونیلیٹرلی کیسے۔ لیکن بات میں یہ ختم کرتا ہوں کہتے ہوئے، شہری رحمان صاحبہ، اپوزیشن کہہ ہی نہیں سکتی یہ جو گورنمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں نا جی کہ ابھی تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ان کے منہ سے کلمہ خیر نکل ہی نہیں سکتا ابھی بھی۔ یہ سب کچھ جو ہے کہ جی یہ تو اس لیے ہو گیا کہ مودی بچہ تھا، مودی بے وقوف تھا، مودی کی بے وقوفی سے یہ سب کچھ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر جو پاکستان کو آج جو سچویشن مل رہی ہے اس کی وجہ ہے کچھ جو پاکستان نے کیا۔ دس از واٹ از دا ایشو۔ زریاب اور اپوزیشن
کو ساتھ دینا چاہیے. یہ بڑا ایک ایسا ایشو ہے جس میں پیٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. کیا جائے گا تبھی آپ باہر آئیں گے. آج بھی نفیسہ شاہ کیا پریس کانفرنس کر رہی تھی, ایک بچی کو باپ سے ملنے نہیں دیا گیا, آصف زرداری سے ملنے نہیں دیا گیا, آصفہ کو, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ان کو مربے چاہیے, اے سی چاہیے, روٹی چاہیے, پانی چاہیے, ملاقات چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سمیع ابراہیم صاحب, اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی جس طرح سے سمیع ابراہیم نے گفتگو کی کہ فلسطین, رشیا, یہ وہ, رشیا تو کہیں نہ کہیں اس میں اپنا رول پلے کرنے کی خواہش کر ہی رہا ہے, لیکن بظاہر کئی ممالک کے جو مفادات ہیں وہ بھارت سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اس پر یہ چند اہم ممالک جو ہیں وہ انسانی ہمدردی کو فوقیت دیں گے اپنے مفادات کو پیچھے رکھتے ہوئے؟ ذریعہ دیکھیے, انٹرنیشنل سسٹم کی اپنی نائسٹیز ہیں, اس کی انٹری کیسز بڑی مختلف ہیں. یقیناً اس میں یہ جو ایک کاپ ویب ہے جس کے اندر اکانومی اور پالیٹکس آپس میں انٹرپلے کرتی ہیں, اور ایٹ ٹائمز اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ پریسیڈ کرتے ہیں اسٹیٹس کے ایکشنز کے اوپر. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تمام جو کشمیر ایشو کی ریلیونس ہے وہ یو این کی ریزولوشنز کی وجہ سے ہے, اور یہ جو آرگنائزیشنل سٹرکچرز ہیں یہ خود انہی میجر پاورز نے اسٹیبلش کی ہیں. اگر وہ خود ان کی ریزولوشنز کو اگر وہ ڈینائی کر دیتے ہیں یا ان کو کاسٹیگیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس پورے سٹرکچر کی خود ہی نفی کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ کیچ 22 سچویشن ہے جس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حوالے سے ایک افیبل جو درمیان میں سٹرائک جو ہے وہ ان کو کرنا پڑے گا, اور اس وجہ سے وہ یہ کمپلیٹلی اس کو بھارت کے ایکشن کو لیجیٹیمائز بھی نہیں کر سکتے, اور یقیناً ان کے جو انٹرسٹ ہیں بھارت کے ساتھ وہ ان کو بھی کبھی بھی بالائے طاق نہیں رکھیں گے. تو یہ جو کل ڈیبیٹ ہونے والی ہے یہ ان اٹ سیلف بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ ایک پروسیس انیشیٹ ہوا ہے. یہ ایک چیز جو ایک سٹالمیٹ آیا تھا وہ ٹوٹا ہے, اور بھارت جو دیکھیں اس کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ایکسیشن سے ہٹ کے انفورس اینیکسیشن پہ چلی گئی ہے. اس ٹائم پہ بھارت نے جو کشمیر میں کیا ہے اور جو روس نے کریمیا میں کیا وہ اس میں کوئی فرق نہیں رہا, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے. اور جس طرح سمیع صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ شملہ کے بعد بھارت یونیلیٹرلی کوئی چیز ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا. بھارت نے تو آج تک جب بھی پاکستان نے یو این ریزولوشن کی بات کی تو بھارت کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم شملہ کے اکارڈنگلی اس کو ریزالو کریں گے. اب آپ نے شملہ کو خود ڈینائی کر کے تو پاکستان کو تو انہوں نے ایک واک اوور دے دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے گزشتہ ایک سال میں خارجہ پالیسی کے محاذ پہ بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں, اور اس میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ملک میں سول اور ملٹری کی جو خلیج تھی وہ نہیں ہے. جو سینرجی ڈیولپ ہوئی ہے سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اس نے ایک گورنمنٹ کو اسٹرینتھ دی ہے بہت سارے ایشوز کے اوپر, وہ تمام کنٹینشیس ایشوز جن کے اوپر پہلے بات نہیں ہوتی تھی. اور شاید یہی وجہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس ٹائم پہ آپ کی بات کو سیریسلی لے رہی ہے. آپ دیکھیے پلوامہ کے بعد عمران خان کا جو سٹیٹس مین کا امیج آیا اس کی پوری دنیا نے اس کی سراہا کی, پوری دنیا میں اس کی تعریف کی گئی. پھر اس کے علاوہ ایون ابھی بھی جو عمران خان جس طرح سے دنیا کو کوشن کر رہے ہیں کہ بھائی نیوکلیئر امبریلا کے انڈر جو بھارت کا جنگی جنون ہے اور جو مودی کا پاگل پن ہے یہ اس خطے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ چیز جو آپٹکس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, ان کی نظر میں پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے میں بہت ممد و معاون ہو رہی ہے, اور پاکستان ڈپلومیٹک کیپٹل سیکیور کر رہا ہے اور بھارت کو پسپائی ہو رہی ہے اس سفارتی سطح پر پاکستان کشمیریوں کی جو آواز بلند کر رہا ہے وہ صرف پاکستان میں ہی ریلیاں اور جلسے جلوس منعقد کر کے نہیں کی جا رہی, بلکہ لندن میں بھی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اور کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے. بہت بڑا مظاہرہ کہا جا رہا ہے اسے, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر یہ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے. ہم نیوز کے نمائندہ افضل چودھری وہاں پر موجود ہیں, ان سے ذرا کرنٹ سچویشن کا پوچھتے ہیں کہ سچویشن وہاں پر اس وقت کیا ہے. افضل بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بہت شکریہ. آج انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستانی, کشمیری اور انڈیا پنجاب سے لوگوں نے یہاں احتجاج کے اندر شرکت کی, اور لوگ اتنی تعداد کے اندر موجود تھے کہ سینٹرل لندن میں اس طرح کبھی بھی لوگ جمع نہیں ہوئے. اور جو گورے ہیں یہاں پہ اور ویسٹرن ورلڈ کو ایک اتنا اسٹرانگ آج میسج گیا ہے. یہاں پہ ٹریفک بلاک ہو گئی, پولیس کو انوالومنٹ کرنا پڑی, پولیس یہاں پہ آج گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئی. یہ لندن کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے
पुलिस को आके घोड़ों की दीवार बना के पाकिस्तानी और इंडियन को अलग-अलग करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख बरादरान जो थे ये 7,000 से ज़्यादा तादाद में यहाँ मौजूद थे। फ्री खालिस्तान, फ्री कश्मीर के नारे लगा रहे थे, जबकि इंडियन लोग भी कोई 200 के करीब यहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल एक मुट्ठी भर इंडियन जो थे वो सहम गए थे पाकिस्तानियों का, कश्मीरियों का और सिखों का जज्बा देखकर। और वो सिख और कश्मीरी और पाकिस्तानी इतने वलवला अंगेज नारे लगा रहे थे, बार बार पुलिस को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ी और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, कड़ियाँ भी लगाई, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। मुजाहरा अभी तक जारी है और ये बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 12 बजे शुरू हुआ था और अभी तकरीबन जारी है। और ये मुतअद्दिद लोग आ रहे हैं, काफिले अभी तक रुके नहीं हैं, कुछ लोगों ने जाना भी शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत दूर दराज से जो लोग चले हुए थे अभी तक वो आ रहे हैं। चूँकि आते हुए लोगों को स्टॉप नहीं किया जा सकता, इसलिए मुजाहरा पता नहीं अब कब तक चले। बरतानवी वक्त दोपहर के 12 बजे और अगर देखा जाए तो कारोबारी सरगर्मियाँ इस वक्त इंतहाई उरूज पर होती हैं और ऐसे में सिख बिरादरी, कश्मीरी, पाकिस्तानी सभी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए। और अफजल चौधरी ने जो फिगर दिया है उसके मुताबिक 7,000 से ज़ायद लोग हैं जो कि इस वक्त इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत इख्तियार कर चुके हैं। मेरी ट्रांसमिशन जो है वो हमारी इस वक्त जारी है, इसे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जाते जाते ब्रेक से पहले एक सवाल आप पर छोड़ जाऊँ कि शायद इस तस्वाब से पहले ही इस तस्वाब राय हो चुका कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाएं जो कि कश्मीर से आज यहाँ पर पहुँच रही हैं उसने साबित कर दिया कि रेफरेंडम से पहले रेफरेंडम हो चुका। इस पर डिस्कशन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ट्रांसमिशन हमारी कंटिन्यू है और दौरान ट्रांसमिशन अभी हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा शमीम सियाल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा अपना वक्त देने के लिए। मैं आप ही से अब बढ़ती हूँ आगे। शमीम साहिबा, इससे पहले हमने देखा जब भारत का यौम आज़ादी आता है तब हम ये देखते हैं कि जितने भी कश्मीरी हैं वो भारत की यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि भारतीय यौम आज़ादी को हम लोग यौम स्याह के तौर पर मनाएं, लेकिन इस बार जो मोमेंटम है, जो पोटेंशियल है, जो तहरीक में एक पॉजिटिविटी है और जो मौसर स्ट्रेंथ है वो पैमाजी की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। इसकी वजह है जो सब जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का 35 एक आर्टिकल को हटाना सॉरी और जो उनने बिल्डोज किया है सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बिल्डोज किया गया है, तो उसकी वजह से कश्मीरी के लिए अब कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो सड़कों पर आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल जो हम कहते हैं प्रेशर बिल्ड करना है पावर्स पर, जो जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं उन पर कि कश्मीर का मसला जिसकी एक वैलिडिटी थी, जिसके लिए एक टाइम फ्रेम भी किसी टाइम पर दिया गया था और यूएन चार्टर के मुताबिक उसको हल करना चाहिए था। इतने साल गुजरने के बाद जब भारत ने अपना बयान ही तब्दील कर दिया और ये बदकिस्मती है 70 ईयर्स में कश्मीर का बयान ही तब्दील किया गया। ये नैरेटिव तब्दील करना कोई आम सी बात नहीं है। 370 हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए अहम नहीं है क्योंकि हम कभी भी उस इलाहा को मानते ही नहीं थे। लेकिन 35A उस क्या कहते हैं महाराजा का एक एग्रीमेंट था कि किसी भी भारतीय शहरी को कश्मीर के अंदर आने की इजाज़त ज़मीन नहीं लेनी है, क्योंकि उनको खदशा था कि ये वो कौम है जो आज साबित हो गई है कि वो हिटलर की पैदावार है या हिटलर के जो उसका की आइडियोलॉजी है उसको बिलोंग करती है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने ऑटोमेटिकली कल क्या हुआ, जिस दिन 35A उन्होंने उठा लिया है, जितने भी शरणार्थी जम्मू में बसे थे या उस वक्त रह रहे थे एज रिफ्यूजीज़, वो ऑटोमेटिकली कश्मीर की शहरी हो गई। अब उनको स्टेट सब्जेक्ट कब और किस तरह देना वो अलग बात है। और यही जो खदशा है हमें ही नहीं जम्मू के डोगरों को कि ये यहाँ के ना के ज़मीनें खरीदेंगे, उनकी जॉब्स पर कब्जा करेंगे और जो कश्मीर की अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना कल्चर है, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसको रजिस्ट किया है जम्मू वालों ने भी, इसको रजिस्ट किया लद्दाख में भी और मकबूजा जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं आज 11 दिन मुकम्मल हो गए। ये लॉकडाउन दुनिया ने कहीं नहीं देखा है कि जो हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं की जा रही। अभी अगर आपने देखा होगा कि अभी
दिल्ली में जो प्रेस क्लब है दिल्ली का, वहाँ सिविल सोसाइटी मौजूद थी, उन्होंने जो भयानक तस्वीर खींची है, तो हम तो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तो पिछले 11 दिन से सोई नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त जब हम अपने घरों की, अपने बहन भाइयों की, अपने लोगों की हालत देख रहे हैं, तो यही जो आप कह रहे हैं कि आज लोग निकले हैं, चेंज हुआ है नैरेटिव, हमें अब अपने आप को तब्दील करना है, अपने नैरेटिव को तब्दील करना है। और जो स्ट्रीट पावर है यहाँ पर, चाहे मुल्क से बाहर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी पाकिस्तान की, पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको यकसू के काम करना है, क्योंकि ये वो मोमेंट है जहाँ नो या गो। यकसुई की काम की बात की, अब से कुछ देर पहले शरीर रहमान साहिबा हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थी, उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत जो है अभी तक इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ता नहीं हुआ, मतलब हुकूमत ने अभी तक पहल नहीं की। देखा जाए तो गुज़श्ता अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग यही दो बड़ी जमातें हैं जो कि बारहा इक़्तिदार में आई हैं। क्वेश्चन मार्क उनकी कारकर्दगी पर भी है। आप चूँकि खुद एक हुर्रियत रहनुमा है, मेरा आपसे भी सवाल यह है कि आपसे कुछ देर पहले मैं मिसाल मलिक साहिबा की स्पीच का हवाला दूंगी। उन्होंने एक रैली से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप सभी ने अपनी बहन का साथ देने में बहुत देर कर दी। किस तरह से आप देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, मिसाल मलिक साहिबा के जो शौहर है यासीन मलिक साहब, हमारे हुर्रियत लीडर हैं और हमारे कायद हैं इस मूवमेंट के, वो जेल में हैं। अगर आप उनकी बहन और उनकी वालदा की वो वीडियो देखी, जब उनसे मिलने गए, उन्होंने उसके बाद इंटरव्यू दे दिया, तो उसमें वह उनकी जेल में जो उनको तकलीफ़ हो रही है उसका उन्होंने जो इजहार किया वो बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि भारत ये चाहता है, जो घर में हमारे नज़रबंद है इस वक्त शबीर अहमद शाह, इस वक्त मसरत आलम, इस वक्त नईम खान, आसिया इंद्राबी, 3 खवातीन, कौन सी डेमोक्रेसी है? कौन सा ये भारत कहता था हम सेक्युलर है? ये तो दुनिया पर इस वक्त बिल्कुल हम कहते हैं वाज़ेह तौर पे बेनिकाब हो गए। ख़वातीन को ऐसी अजियतें दी जा रही है कि हमें आयशा इंद्राबी की सेहत के बारे में बहुत तशवीश है कि वो उठ नहीं सकती है। सुना है कि वो अब अपने घुटनों पर खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसको जिस जगह रखा गया। इसी तरह से मिसाल मलिक का भी कहना ये ठीक ही है कि देर हो गई, लेकिन हम जो कश्मीरी हैं, हम जो सारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग दुनिया में काम करते हैं या जो कश्मीर के अंदर, हमारे पास और कोई चॉइस है ही नहीं कि हमें अपने काज के लिए आखिरी दम तक लड़ना है। 30 साल किसी मोमेंट ने विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प नहीं गुजारे होंगे। आप दुनिया की बड़ी बड़ी तारीखें देखें, हमें दिया जाता है हमेशा ये एग्जाम्पल दी जाती है फ़लस्तीन के पीछे अरब लीग है, फ़लस्तीन के पीछे दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें आप देख रहे हैं। फ़लस्तीन में इस वक्त लॉकडाउन हो गया, टर्की अपना जहाज़ लेके आ गया, हमारे रेस्क्यू के लिए अभी तक कोई नहीं आया। उसके बाद जब आप देखेंगे अगर कल तक कोई रिलैक्सेशन होगी, कश्मीरी सड़कों पर होंगे, कश्मीरी दिखाएंगे भारत को कि भारत ने उनके साथ क्या किया। और वापस अब जो हमें खदशा है वो ये है कि इसके बाद क्या होगा, वो मुझे मालूम है कि इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा अभी हम इससे पहले डिस्कशन कर रहे थे इंटरनेशनल सिचुएशन पर, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अफगान मामले पर हमने देखा है कि पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया है, मीडिएटर बनने की कोशिश की है, मीडिएट किया है इस मामले को अमेरिका और भारत के साथ मिलकर, अफगान तालिबान के साथ मिलकर। हम तवक्को नहीं रख सकते कि अमेरिका, जिसने ये बारहा कहा कि हम अपने लिए गए बयान पर अभी भी कायम है, एलिस वेल्स आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है, हम ताहाल उस पर कायम है। कहाँ है अमेरिका, क्यों है खामोश अभी तक? देखिए, जिस तरह ज़रियाब हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल सिस्टम की जो डायनामिक्स हैं वो बड़ी डायकॉटमस हैं और एट टाइम्स बड़ी पैराडॉक्सिकल होती हैं। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और अमेरिका का जो किरदार है वो इस ज़मन में तो सबके सामने ही है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई बुरा वक्त आया, चाहे वो 1965 हो, चाहे वो 1971 हो, चाहे वो इवन कारगिल हो, तो अमेरिका का जो किरदार था वो कोई इतना ताबनाक नहीं रहा उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अभी भी ये है कि लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक गैर रवायती किस्म के सियासतदान हैं। वो उनके ऊपर आप वो जो एक रिपब्लिकन क्लासिक जो एक नियो कंजर्वेटिव वो वाला बात भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं। तो आप उनसे जिस तरह उन्होंने कहा और बड़ा बुबांग दयाल कहा कि मुझे मोदी ने कहा था कि आप इसमें मीडिएट करवाएं, तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये कहना कि वो ऐसा नहीं कहा होगा और उन्होंने खुद से कहा होगा तो ये भी यकीनन हक़ाइक़ के मुनाफी बात होगी। तो ये तो यकीनन ये एक बात होगी। दूसरी बात इसमें ये है ज़रियाब जो हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि भारत ने
ایسا کیا کیوں اس ٹائم پہ؟ اس کی ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے کہ جس ٹائم پہ امریکہ افغانستان سے انخلا چاہ رہا ہے اور پاکستان کا رول چاہ رہا ہے، اور بھارت کو جس طرح سے لگا کہ افغانستان کے اندر اس کے سٹیکس جو اس نے گزشتہ ایک دہائی کے اندر قائم کیے تھے، پاکستان مخالف بیانیہ جو بھارت نے افغانستان کے اندر کلٹیویٹ کیا، وہاں پہ جو کونسلیٹس بنائے، وہاں پہ ایک پوری ایک جنریشن تیار کی افغانستان کے اندر جو پاکستان خلاف اور پاکستان کے خلاف ارزا سرائی کرتی تھی. اب وہ ساری چیزیں ریورس ہونے والی ہیں، وہ ساری چیزیں آلموسٹ ریووک ہو چکی ہیں، اور بھارت کے لیے یہ صدمہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ جو اس پورے آرٹیکل 370 کو یہ ایک بلف کھیلا ہے مودی نے. اس کی وجہ یہ دیکھیے، حریت قیادت شمیم صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، یہ بھی میری بات سے ایگری کریں گی، اور اس کے علاوہ ایون پاکستان کا جو اس کے اوپر موقف رہا، یہ تو کبھی مانا ہی نہیں. پاکستان نے آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے اوپر پروٹیسٹ کرنا یا اس کو اپوز کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس کی جو ڈی فیکٹو سٹیٹس ہے اس کو آپ ڈی جیورس سٹیٹس میں مان رہے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں، یہ ایک چیز ضرور ہے کہ ہمیں زیادہ جو ڈسکشن کرنی چاہیے وہ اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں یا امپلیکیشنز ہیں جو اس کے نتیجے میں آرٹیکل 370 کی ریووکیشن کے بعد ہونے والی ہیں، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو اس کے لیے جو قانونی پروسیجر اپنایا، میری انڈیا میں جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی بات ہوئی، نیو دہلی کے پروفیسر صاحبان ہیں لا کے، ان سے بھی میری بات. یہ ایک انتہائی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے بھارتی فیڈرلزم کے اوپر حملہ کیا ہے مودی نے. آپ اسی وجہ سے دیکھ لیجئے کہ بھارت میں خود مودی کو اس کے اوپر بڑی ریزسٹنس اور فرکشن کا سامنا ہے کانگریس کی جانب سے، اور تمام وہ جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں بھارت کے اندر جو ایک ٹالرنٹ اور پلورلسٹ انڈیا کی بات کرتے ہیں، ان کی طرف سے مودی کو اس ٹائم پہ شدید مزاحمت کا سامنا ہے. کیونکہ دیکھیے اس ٹائم پہ جموں اینڈ کشمیر میں پریزیڈنشل رول ہے، اور جو گورنر ہے وہ پریزیڈنٹ کا نمائندہ ہے، اور اس کی کانسنٹ لینا بالکل ایسی ہے کہ پریزیڈنٹ نے پریزیڈنٹ کی کانسنٹ لے کے آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کر دیا. تو یہ مکمل طور پہ غیر آئینی اور بوگس ایک قدم ہے. اور یہ اگر انڈین سپریم کورٹ، ہمیں امید ہے کہ اگر وہ اس کو بھارتی، چونکہ بھارت کے اندر اس ٹائم پہ ایک پوری پالیسی چینج ہو گئی ہوئی ہے، اگر ہندوتوا اس کو مینج نہیں کر پاتی. کا ذکر کیا انڈین سپریم کورٹ میں جب بھی معاملہ لے جایا جا رہا ہے، اس پٹیشن کو لے کے جایا جا رہا ہے، تو انڈین سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ماحول اور معاملات ابھی بہت خراب ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی سنوائی نہیں کر سکتے، کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. مطلب انڈین سپریم کورٹ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. ایک بات تو دیکھنے اور سمجھنے والی ہے کہ آلریڈی سپریم کورٹ میں پڑا ہے یہ معاملہ، یہ دہلی جموں کشمیر کی ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے یہ معاملہ. اب آپ دیکھیں کس طرح سے بلڈوز جو حکومت اپنے سپریم کورٹ کی کسی قانون کو نہیں مانتی ہے، جو ہائی کورٹ کشمیر کو نہیں مانتی ہے، تو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بھی دھجیاں اڑائی. انہوں نے جواہر لال نہرو کا جو وعدہ تھا، جو انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے آگاہ کیا ہے، انہوں نے یونائٹڈ نیشنز نے کیا ہے. آپ دیکھیے جو آل انڈیا ریڈیو پر ان کی تقریر تھی کہ میں فورسبل میرج کے خلاف ہوں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا، جہاں کشمیری چاہیں گے اپنے رائٹ کو یوز کر کے اور وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف جا سکتے ہیں. انہوں نے یہ انتقامی اور اس کو کیا کہتے ہیں، لفظ تو بہت برا ہے، یہ ایل مائنڈنس ہے ان کی، یہ تو بیمار ذہنیت ہے، یہ ایک ریسسٹ گورنمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں یہ پروان کب چڑھی ہے، جنہوں نے مہاتما گاندھی جیسے ہیرو جو اس کو یہ مانتے تھے، جنہوں نے آزادی دلائی، اس کو گولی سے اڑا دیا. اس دن سے یہ پروان چڑھی ہے اور آج ان کو موقع ملا ہے اور یہ بڑے فخر کے ساتھ کس کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ بی جے پی نے ادا کیا ہے. ہندوتوا کو بہت پرموٹ کیا گیا ہے بی جے پی کے دور اقتدار میں، جس کے بعد دوبارہ بی جے پی بھاری اکثریت سے ووٹ لے کر اپنے اقتدار کے امان میں آ کر بیٹھ گئی. انسانیت کا سوری میں اس میں ایک ایڈ کروں، اگر آپ ان کا مینیفیسٹو دیکھیں اور ان کے آپ فلیگز دیکھیں، ان فلیگز میں لکھا تھا، انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اپنے عوام کے ساتھ کہ جس نے ووٹ دینا ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو دے دے، اس کے بدلے میں کشمیر میں زمین ملے گی. یہی وہ ان کا وہ نعرہ تھا جس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. اور یہ دیکھے بنا اس کے ہسٹوریکل حیثیت کیا ہے اور اس کے اثرات آگے جنریشن سے. اب ہمیں جو خطرہ ہے اس کے بعد جو یہ شرناರ್ಥی ہے، جو بھارت سے کشمیر یا جموں لوگ آئیں گے، کشمیر تو دور کی بات ہے، اگر وہ جموں میں زمین خریدیں گے، وہ انہوں نے جب مقبوضہ کشمیر میں کبھی کبھار حیران ہو جاتی ہوں، یہ کوئی پاگل حکمران ہے جس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے خود آج
उस चीज़ को भी मान लिया, तस्लीम किया कि 99 में जब गवर्नर जगमोहन ने ज़बरदस्ती कश्मीरी हिंदुओं को निकाला था, पंडितों को कश्मीर से, कि हमें कश्मीर में एक जेनोसाइड करना है, मुसलमानों को मारना है, जिसमें कुनन पोशपोरा जैसा बदतरीन खवातीन के साथ वाक़ा हो गया, जहाँ 80 से ज़्यादा खवातीन को एक रात में उन्होंने रेप किया है। उसमें 80 ईयर्स की खवातीन भी थी, जो दादी से भी उम्र रसीदा खातून, और 9 साल की भी थी, और एक प्रेग्नेंट लेडी जिसने फिर ब्रोकन आर्म्स एंड लेग्स के साथ बच्चे को 1 महीने के बाद जन्म दिया था। वो तो उस वक्त दुनिया ने वो देखा था, लेकिन उसके बाद जब वो वाक़ा हो जाता है, वो जम्मू चले जाते हैं। जब वो जम्मू हिंदू रहते हैं, कश्मीरी पंडित, उनको डोगरू ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया। डोगरू ने कहा आप उधर दूसरे शहरों में चले जाए, हमारे लिए आपके लिए ज़मीन नहीं है, क्योंकि डोगरे अपने कल्चर को भी बड़ी हिफाजत से रखते हैं। और अब जब यही बुलवाई, मैं इनको बुलवाई कहती हूँ, जिन्होंने 1947 में पंजाब और जम्मू में मैसेकर किया था, जब ये ज़मीन खरीदने के लिए आएंगे, इनको इन्हीं डोगरों से उस वक्त भारत क्या करेगा। आज उन्होंने ये मान लिया है कि उस वक्त भी हमने निकाला था हिंदुओं को, और आज उन्होंने अपने शहरियों को, जो यात्री आए थे, जो टूरिस्ट आए थे, उनको निकाला है। गोया ये इतनी इलीगल हुकूमत है, इसी पर इनका यकीन है। और यकीनी तौर पर यही चीज़ लेकर पाकिस्तान जब इंटरनेशनली अपना केस लड़ेगा, तो हमें हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी अपने इस केस में फतह समेटने के लिए। अतर काज़मी, ब्यूरो चीफ लंदन है, नुमाइंदा खुसूसी हम न्यूज़ हैं, हमें लंदन से ज्वाइन करें। अतर, सुबह 12 बजे से भारतीय हाई कमीशन के सामने ये एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या तासुरात रखती है, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है उसका मोदी की भोंडी हरकत पर? देखिए, मोदी जी की जिस तरह पहले भी बात हुई कि मोदी जी ने ये जो हरकत की है, इसकी वजह से बहुत अरसे के बाद जो कश्मीर का मसला है वो इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ है। कश्मीर के हवाले से यहाँ पे अक्सर मुजाहरे होते रहते हैं, और गुज़िश्ता तकरीबन 10-15 साल से मैं उनमें शामिल भी होते रहते हैं, हम लोग उसको कवर भी करते रहते हैं। पर ये जो आज का मुजाहरा था, इसमें मैंने पहली दफा देखा, एक तो तादाद बहुत ज्यादा थी लोगों की, फिर इसमें जो लोग शामिल थे उनके बैकग्राउंड भी बड़े डाइवर्स थे, उनकी नेशनैलिटीज भी बड़ी डाइवर्स थी, और हर तरह के लोग इसमें शामिल थे। दीगर ममालिक से भी लोग आए, यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले जो नॉर्वे से आए हुए थे, जर्मनी से लोग आए, बरतानिया भर से लोग आए। तो एक तरह से मोदी साहब के इस फैसले से कश्मीर के मसले को एक इंटरनेशनल फोरम पे हाईलाइट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मुजाहरा था आज, उसकी एक दिलचस्प बात ये भी थी कि बैनुल अक़वामी मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद था, चाहे वो बरतानवी मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया, बड़ी तादाद में वो यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने इस मुजाहरे की भरपूर कवरेज की। तो एक तरह से इंडिया के इस इक़दाम से कश्मीर का मसला इन बैनुल अक़वामी फोरम पे उसके सामने आया है। अब इस मोमेंटम को हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीरी किस तरह कायम रखते हैं और अपने बेनिफिट के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आने वाले वक्त में एक बड़ा चैलेंज होगा हमारी वजारत खारजा के लिए। जी अच्छा, अतर सॉफ्ट डिप्लोमेसी कितना किरदार अदा कर सकती है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी से मुराद मेरी, जिस तरह से अभी आपने बात की, मीडिया चैनल्स के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ को अक़वाम आलम तक पहुँचाना, अखबारात में इस सिलसिले में ब्लॉग्स लिखे जाने, कॉलम्स लिखे जाने, ठीक है, ज़राए मवासलात के जरिए, ज़राए अबलाग के जरिए कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाए। तो ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का किरदार है कितना इंपॉर्टेंट है, और अब तक इसकी रेशियो क्या जा रही है कश्मीर मामले पे, कश्मीर खास पे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इवन कि आप मीडिया देखें और सोशल मीडिया देख लें, इंडियन हुकूमत ने ट्विटर को बाकायदा तौर पर शिकायत की है कि आप उन अकाउंट्स को बंद करें जो कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं। और पहली दफा हुआ इस तरह है कि सोशल मीडिया के जरिए और इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए जो यूरोपीय अवाम है, जो मगरबी अवाम है, उन तक कश्मीर का मसला पहुंच रहा है। पहले प्रॉब्लम ये रहती थी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, मगरबी मीडिया, वो कश्मीर को कवर नहीं करता था, तो कश्मीर की कॉज उस आम यूरोपीय बाशिंदों तक नहीं पहुंचता था, मगरब में पता नहीं चलता था कि कश्मीरी में क्या हो रहा है। अब सोशल मीडिया के जरिए ये चीज जिस तरीके से यहाँ पे आवाम तक पहुंची है, उसका एक मुस्बत पहलू ये सामने आया है कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन पे भी प्रेशर पड़ रहा है कि यहाँ के लोग, जो मकामी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं, और मजबूरन यहाँ का जो मगरबी मीडिया उसको भी ये मसला कवर करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी, और जिस तरीके से अगर हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम और पाकिस्तानी और जो भी कश्मीरियों के खैर ख्वाह हैं, वो इस मसले को
यूरोपियन अवाम मगरबी अवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए तो मगरबी अवाम जो है वो अपनी हुकूमतों पे प्रेशर डालेंगे और हम देखेंगे कि आने वाला दिनों में ये मसला हर इंटरनेशनल फोरम पे उठाया जाएगा। जी अच्छा अतर, जितने भी मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर जो अवामी राय आमा का हम जिक्र करते हैं वो बड़ी काबिल गौर होती है, और मगरबी ममालिक में तो जो राय आमा का प्रेशर है वो गवर्नमेंट पर इतना पड़ता है कि बहुत बड़े बड़े फैसले वापस हो जाते हैं। अच्छा अतर, मैं ये इस क्वेश्चन को लेकर आपके पास दोबारा आऊंगी। अभी मुझे बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग में सिर्फ और सिर्फ कैसे साहब आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि शमीम साहबा में से मज़ीद कंटिन्यू करेंगी। कल चूंकि हम ये देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ये मामला जा रहा है, क्या समझते हैं वैसे तो पाकिस्तानी और मामला पर नजर रखे हुए हमें क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी होगी? ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो ये सलामती कौंसिल में ये मामला जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरह अभी ये आप बात कर रहे थे, ये यूके जो है एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि कश्मीर जो है ये अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का। कॉलोनियल मास्टर्स उस वक्त ब्रिटिश थे जब वो यहाँ से छोड़ के गए, ये लेगेसी है उनकी, ये इसको हल करना उनकी जिम्मेदारी है। मेरी कल इंग्लैंड में सरदार आफ्ताब खान साहब से बात हुई, कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन वो चला रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिश तमाम एमपीज़ को वो लेटर लिख रहे हैं इसी बात के ऊपर कि अब जब फोर्सफुल एनेक्सेशन हो चुकी है और वो पुराना जो तमाम एक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स और वो शिमला अकॉर्ड हर चीज़ नलिफाई हो चुकी है, तो अब आपको सामने आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे एक बहुत बड़ी ज़रूरत ज़रियाब हमें ये है कि हमें कश्मीरी नैरेटिव डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें इस टाइम पे कश्मीरियों को आगे लाने की ज़रूरत है ताकि वो दुनिया को अपनी मिजरीज़ को, अपनी प्लाइट को खुद बयान कर सकें। अगर हमारे इस टाइम पे मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू है तो हमारे पास आज़ाद कश्मीर से क़यादत, आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर की वो जो डायस्पोरा है या वहाँ की जो इंटेलिजेंशिया है उसको इंगेज करने की ज़रूरत है। फिर जो हमारा डायस्पोरा बाहर के ममालिक में है उनको हमें इंगेज करने की जरूरत है। और हमें इस वक्त इंडिजिनस सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है उसको मजीद हमें मुतहर्रिक करना होगा। अभी मुझे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते तो दोबारा इसी गुफ्तगू का आगाज जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक ज्वाइन किया है हम कश्मीर के साथ ट्रांसमिशन में हमें सीनियर तज्ज़ियाकार गालिब इकबाल साहब ने से बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, और सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार सैयद समर अब्बास भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। गालिब इकबाल साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब पाकिस्तान मसला कश्मीर को जिस तरह से सलामती काउंसिल के इजलास तक लेकर चला गया है, यकीनी तौर पर एक अहम और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इस पर हम जिक्र कर ही चुके हैं। लेकिन सफारती ताल्लुकात को देखते हुए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ऐसा क्या इक़दाम होने चाहिए कि बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी मौसर हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान इस केस को जीत सके? देखिए, यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल में केस गया है उस पर जब गुफ्तगू होगी, पहले इनफॉर्मल डिस्कशंस होंगी। इनफॉर्मल डिस्कशंस के बाद फिर काउंसिल बैठेगी और उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। उसमें जो इस वक्त तक नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर भारत ने ये हरकत की है तो उससे पहले उसने अपना होमवर्क तो ज़रूर किया होगा, तो कोई ना कोई मुल्क जो है जो कि उसको वीटो करने की ताकत भी रखता होगा तो वो उसको यकीनन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल से ख़त्म हो गया तो आप जनरल असम्बली में आप जाएँ और वहाँ आप पूरे वोट्स लें और उन वोट्स को इकट्ठा करके फिर आप देखें कि ज़्यादा है तो देन यू कैन गो फॉर रेजोल्यूशन। इस वक्त रेजोल्यूशन तो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो माजी में भी हम लोगों ने रिकॉर्ड देखा है, बॉस्निया में, पैलेस्टाइन में, दूसरे ममालिक में जिस तरीके से वहाँ खराबियाँ हो रही थी, उन्होंने कोई ऐसा किरदार वहाँ अदा नहीं किया। इसमें भी अगर उनसे ज़्यादा सारी उम्मीदें वहाँ लगा लेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ी शायद ज़्यादती होगी अपने साथ भी, और उससे ज़्यादा कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हम कर रहे होंगे। इस वक्त हमें आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। इसमें आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हो सकती हैं। आप गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल को सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीर की, आप प्लेबिसिट करवा सकते हैं आज़ाद कश्मीर में ताकि प्रेशर पड़े भारत के ऊपर मकबूजा कश्मीर में करवाने के लिए। इसके अलावा आपको सफारती लेवल पे इस वक्त हर जाके दरवाज़ा खटखटाना है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे ये सोच के कि जी हम गए तो उन्होंने तो इनकार ही कर देना है, इस वक्त अनाज से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि कश्मीर में जो लोग हम नहीं जानते कि इस वक्त उनकी क्या हालत है, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है,
उनको किडनैप किया जा रहा है। इन सब लोगों को बचाने के लिए, उनके लिए हम सबको ये काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान बतौर पाकिस्तानी जो हैं, इसको सोशल मीडिया के ऊपर आप जितना भी जो उनकी वीडियोस हैं जो कि शो कर रही है कि जी ये जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, उसको वायरल करने की ज़रूरत है। जब तक हम लोगों ने हर एक को अपना इसमें हिस्सा डालना है, क्योंकि हुकूमती लेवल पे आपसे कि सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल ये काम कर दे या UNGA ये काम कर दे या चंद एक ममालिक ये काम कर दे, वो ऑफिशियल लेवल पे नहीं, आपने प्रेशर डालना। और हमारे जितने बाहर लोग रहते हैं, जितने पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनको चाहिए कि अपने अपने इलाके के MPs के पास जाएं, जो वहाँ के मेंबर्स पार्लियामेंट के हैं उनके पास जाएं, उन पे प्रेशर डालें। सफारत खानों के साथ आप ज़रूर रखेंगे, लेकिन ये प्रेशर जो है जहाँ से उन ममालिक के लोगों को वोट्स मिल रहे हैं, उन जगहों पे आपको जाकर प्रेशर डालने की ज़रूरत है ताकि उनकी पॉलिसी उनकी पार्लियामेंट में चेंज हो। अच्छा समर, जब अपने घर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं तो मामलात और भी गंभीर हो जाते हैं। पाकिस्तान में मसला कश्मीर पर बात हो रही है, मगरबी ममालिक में मसला कश्मीर पर बात हो रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में खुद में मसले कश्मीर पर बात हो रही है। चिदम्बरम की बात कर लें आप, भारतीय हाई कोर्ट के जो माजी के जज हैं उनकी बात कर लें, या फिर आप राहुल गांधी की बात कर लें। कल तो सुप्रीम कोर्ट के जो भारतीय जज हैं उन्होंने तो आज यौम आज़ादी की मुनासबत से ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक यौम आज़ादी नहीं मनाऊंगा जब तक इस मुआशरे के तमाम शहरी और इस तमाम दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको मसावी हुकूक ना दिए जाएं। उन्होंने कश्मीर कॉज पर भी बात की है। तो इस सिचुएशन में नरेंद्र मोदी पर क्या कोई प्रेशर बिल्ड हो पाएगा? देखिए, दो तरह के प्रेशर्स नरेंद्र मोदी पर बिल्ड हो रहे हैं। आपने दुरुस्त बात की कि अब भारत से भी नरेंद्र मोदी पर काफ़ी दबाव है। कई जो लेफ्टिस्ट हैं, हमने देखा कि पिछले दिनों में मुजाहरे नई दिल्ली के अंदर भी हुए, और बहुत सारी ऐसी सीनियर वॉइसेस, ऐसे अपराइट लोग भारत के अंदर मौजूद हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वहाँ पे एक ही मेंटालिटी के लोग पाए जाते हैं। वहाँ पे सीनियर वॉइसेस मौजूद हैं, बड़े अपराइट लोग मौजूद हैं जो कि इस मसले पर बात कर रहे हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहे हैं, किसी दबाव में आए बगैर बात कर रहे हैं। तो जाहिर है भारत के अंदर से भी दबाव नरेंद्र मोदी पर बढ़ रहा है। अपोजिशन की कई जमातें जो हैं वो दबाव बढ़ा रही है, जिस पर नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि हमारी अपोजिशन जो है वो दुश्मनों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़्यादती होती है, कहीं कोई गलत हो रहा है, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भारत ने की हैं कश्मीर के अंदर, अब भी जारी हैं, तो उस पर अगर अपोजिशन बोली है, दीगर जमातें अगर बोली हैं, तो नरेंद्र मोदी को अपने गिरबान में देखना चाहिए बजाय उनको दुश्मनों का साथी करार देने के। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इस वक्त 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने जो जारहाना सिफारतकारी की है, अगर ये पहले थोड़ा सा अगर हम करते, कश्मीर के मामले पे इस बात का एतराफ़ हम सबको करना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए, तमाम लोगों को जिन जो मुंसलिक हैं इस इशू के साथ, उन सबको एतराफ़ करना चाहिए, हमारी कौम को भी एतराफ़ करना चाहिए कि हमने इस मसले को पसे पुश्त डाल दिया था, परसिस्टेंस के साथ हमने इस मसले को नहीं उठाया। अब भी ये मसला अगर लाइमलाइट में आया है, दुनिया की तवज्जो, आज पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ है। सलामती कौंसिल ने जिस तरह से इजलास बुलाया 50 साल में पहली दफ़ा कश्मीर के मामले पर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी क्या वजह है? आपने रिसेंटली भी देखा कई ऐसे सलामती कौंसिल के आप इजलास उठा के देखें, बहुत छोटे छोटे मामला पर सलामती कौंसिल खुद से हफ्ते और इतवार को इजलास बुला रही होती है, हंगामी इजलास। लेकिन कश्मीर के मामले पे आज तक इतनी बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, और 88-89 के बाद अब तक 1 लाख कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। लेकिन आलमी इदारे खामोश, दुनिया में इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े अलमबरदार जो हैं वो खामोश थे कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने जब बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ ये मामला उठाया पूरी दुनिया में, तो इस जारहाना सिफारतकारी के नताइज आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। जब कोई पुश करेगा तो ज़ाहिर है फिर कहीं से रिएक्शन आएगा। तो हमने कोताही की है, हमें इस बात का एतराफ़ करना चाहिए, हमने माजी में इस मसले को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अब जब हालात बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम पे चले गए तो फिर हमें ये इक़दाम उठाना पड़े। हम ख्वाब गफलत से उठे हैं, जागे हैं। सिर्फ एक 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मना लेना ये काफ़ी नहीं है। कश्मीर के मामले पे एग्रेसिव डिप्लोमेसी होना चाहिए थी, अब अगर हो रही है तो इसको जारी रखना होगा। ये नहीं कि हफ्ता 10 दिन या महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमारे मीडिया की डिस्कशंस में से भी आउट हो जाए, हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में से भी ये नीचे आ जाए। ये ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के मीडिया को ये चाहिए कि
हम इसको कंटिन्यूटी के साथ इसी इंटेंसिटी के साथ हम इसको आगे जारी रखें। पर लागू होती हैं, पाकिस्तान पर आयद होती हैं, क्योंकि कश्मीर कॉज के हवाले से पाकिस्तान इस सूरत हाल में एक अहम स्टेक होल्डर है। हम अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखें तो अफगानिस्तान के मामले पर अफगान तालिबान, अफगान शहरी, अफगान हुकूमत, फिर वहां पर अमेरिका भारत का होना और ऐसे में पाकिस्तान का मीडिएशन करना, पाकिस्तान का मीडिएटर के तौर पर काम और अपना किरदार अदा करना। डॉक्टर साहब, जब ज़ल्मी खलीलजाद नुमाइंदे खुसूसी की हैसियत से भारत जा सकते हैं, कश्मीर आ सकते हैं और भारत जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान आ सकते हैं, अमेरिका में भी वापस जा सकते हैं और ये पैगामात, ये मौके वहाँ पर जाकर पहुँचा सकते हैं, तो आप नहीं समझते कि इसी तरह को कोई नुमाइंदा खुसूसी कश्मीर मामले पर भी सामने आना चाहिए जो कि यूनाइटेड फ्रंट को डील करे, इस सिचुएशन को तश्कील किया जाए कि हाँ कोई ना कोई ऐसा नुमाइंदा हो जो कि कश्मीर को देखे, कश्मीर कॉज पर बात करे? ये ज़रियाब आपका बहुत अच्छा सजेशन है। और देखिए डिप्लोमेसी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आप डिप्लोमेसी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो आपस में मल्टीलैटरल कमिटमेंट्स होती हैं वो बड़ी ओवरलैपिंग होती हैं और एट टाइम्स बड़ी इंट्रिकेट होती हैं, तो अब उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि तमाम दुनिया के ममालिक आपको आपके साथ खड़े होंगे वो भी यकीनन बईद अज़ क़यास है। आप देखिए हमें इस्लामिक कंट्री से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एक रियलिटी है। आप देखिए यकीनन इस टाइम पे आपको एक, जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम के पहले इस समय बात की कि आपको एक इंडिजिनस कश्मीरी नैरेटिव डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस टाइम पे जब एक्सेशन जो इंडिया की वो इनवैलिड हो चुकी है, टेक्निकली, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो चुकी है, क्योंकि वो कंडीशनल एक्सेशन थी। वो जब इंडिया ने उसको अंडू कर दिया जब आर्टिकल 370 को, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो अब विदस्टैंड नहीं कर रहा। तो अब मेरा ख्याल है कि एक ब्यूरो ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक बनाया जा सकता है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक गवर्नमेंट जो है, जो मकबूजा कश्मीर की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को, जिस तरह गालिब साहब ने बात की कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल के तौर पे जिसको रिकग्नाइज किया जा सकता है और दुनिया से उसको आप उसको मॉरली और आप उसको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप देखें मोदी की जो थिंकिंग है उसकी हाइंडसाइट में भी यही था, जिस तरह समर बात कर रहे थे कि शायद ये हफ्ता 2 हफ्ते ये चीज़ बड़ी एग्रेसिवली डिस्कस होगी और फिर ये है कि लाइक ऑलवेज जो है ना ये मामला शेल्फ में चला जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अगर आप देखिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज का एक डायलेमा है कि यहाँ पे एक क्राइसिस दूसरे क्राइसिस को प्रीसीड करता रहता है, वो उसको रिप्लेस करता है। ये अगर अल्लाह ना करे कि अगले 2, 4, 5 दिनों में या 1-2 हफ्ते में अगर कोई बड़ी और डेवलपमेंट हो गई तो ये फिर पीछे उस पे बैक बर्नर पे चला जाएगा कश्मीर का इशू। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के लिए हमें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, एक ब्यूरो ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाने की ज़रूरत है जो कश्मीर के ऊपर डील करे, जो कहीं जिसको आप इंग्लैंड में या कहीं और ऐसे कंट्री में, इंग्लैंड में इसलिए होगा कि सिंबॉलिक होगा क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रिटेन की कि वो इसके अंदर इंटरवीन करें और अपना रोल प्ले करें। इंडिया ने हमें वॉक ओवर दिया है, हमें इसको कैपिटलाइज करना है। लेकिन मेरा फियर इसमें सिर्फ ये है कि अगर कोई और बड़ी डेवलपमेंट हो गई, कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो गई या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान के हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट हो गई, तो ये एक दफा फिर बैक बर्नर पे ना चला जाए, तो उसको हमें अवॉइड करना है। वो भी उस सिचुएशन और हमें उसको ग्राउंड करने की जरूरत है इस नैरेटिव को। शमीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये नरेंद्र मोदी का मैं बयान पढ़ रही हूँ आज यौम आज़ादी के मौके पर, जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम मसले टालते हैं ना कि पालते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इंडियन आइन से कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे का जो काम मुख्तलिफ हुकूमतें जम्मू और कश्मीर में 70 बरस में ना कर सकी, वो उन्होंने 70 दिन में कर दिखाया। मतलब ये कि दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद क्योंकि ये तमाम चीज़ें उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा थी। तो जिस डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वाकई मैंने भी क्वेश्चन रेज किया कि हाँ एक नुमाइंदा खुसूसी होना चाहिए, तो इस स्टेटमेंट के बाद जो कि नरेंद्र मोदी ने दी है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, बड़ी मायने है इन सब चीज़ों का। देखिए, मैं एक बात करना चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी की जो अपनी हिस्ट्री है कि आप उसको देखिए। गुजरात के जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने क्या किया मुसलमानों के साथ। उससे पहले अगर आप देखेंगे जितने भी 1000 मेरे ख्याल में 80s तक जो मुख्तलिफ जगहों पर कम्युनल राइट्स होते थे, इसमें यही लोग ज़्यादा होते थे, RSS के नुमाइंदे होते थे, ये लोग मुलवस होते थे। अब जो इन्होंने ये बयान दे दिया, इसकी गहराई में अगर हम देखेंगे तो इनका जो ये अमल है, ये अमल इस तरह से होगा कि मैंने पहले भी कहा कि शरणार्थी है उनको बसाना है, वो ऑटोमेटिकली जब 334A उन्होंने उठा लिया वहाँ से, इसको ख़त्म कर दिया, तो वो
ऑटोमेटिकली कश्मीर के बाशिंदे हो गए, उनको अब जम्मू में किस तरह से वो बसाएंगे, कश्मीर में किस तरह ले जाएंगे, वो एक जेनोसाइड की तरफ जाना चाहता है कि जब हिंदुस्तान से लोग कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आएंगे, आबाद हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक रिजेंटमेंट शुरू हो जाएगी और वो एक दूसरे को के सामने आ जाएंगे। उसमें जो आरएसएस के लोग हैं, 35,000 आरएसएस के लोग जो है वो इस वक्त वादी में दाखिल हो चुके हैं, उनके पास हथियार है और उस हथियार से वो क्या करेंगे। जो कल की रिपोर्ट आई है और वो भी हिंदुस्तान की जो जर्नलिस्ट है या जो इनकी सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने दे दिया है कि खवातीन को किडनैप किया जा रहा है और लोगों को जहाज़ में भरकर दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किसी बड़े खतरे की भी निशानदेही हो सकती है, वो कोई डोमेस्टिक या किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इंटरनेशनल जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। हमें ये देखना है कि जो इसका सेकंड पार्ट है नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी का, वो ये है कि जेनोसाइड करे और उसके बाद हम जो बार बार 1993 से मैं बार बार रिपीट करी थी यहाँ के आवाम को, खुसूसन मुझे गिला भी है, आज मुझे कहने दीजिए ये कि जब भी हम सड़कों पर निकले हमारे साथ बहुत कम तादाद में पाकिस्तानी कौम निकले, चाहे वो यूके में है चाहे यूके से बाहर है। आज़ाद कश्मीर का डायस्पोरा वो हमारे साथ खड़ा होता था। हम खुद लिमिटेड लोग हैं, हमें कभी भी परमिशन नहीं मिली दिल्ली से बाहर जाने की, क्योंकि दिल्ली भी आते थे 7 दिन जब आप वहाँ स्टे करें, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होता है, आप होटल्स में नहीं ठहर सकते, आपको विज़िट करते हैं बार बार आप कहाँ से आए। तो कश्मीरी बहुत कम दुनिया में आबाद है, हज़ारों में होंगे, 10,000 या 12,000 के करीब, लेकिन जो लोग आबाद है वो आज़ाद कश्मीर के, जो हमारा एक असासा है। आज हमें देखना है कि इस जेनोसाइड को रोकने के लिए उसी प्रेशर को बिल्ड करना है जो प्रेशर नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की तरह किया। उसने एक नैरेटिव चेंज कर दिया। हमें अपने इस फोर्स को पॉजिटिवली आज़ाद कश्मीर के आवाम को, पाकिस्तान के आवाम को, खुसूसन 2 दिन बहुत अहम है जिनमें कल का और परसों का दिन, फिर हमें डेमोन्स्ट्रेशंस करने सड़कों पर आना है। जैसे यहाँ कहा गया है कि हमें एमपीज़ को लिखना है, हम मुसलसल लिख रहे हैं, हम तो नहीं बैठे, हम तो फारिग नहीं, हम अपना काम करें। लेकिन मसला ये जो है कि पाकिस्तान फरीक है, जब पाकिस्तान फरीक है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। आप देखिए कि ये मसला क्यों इतना लिंगरान करता गया। बीच में एक पीस प्रोसेस आपने शुरू कर दिया, 10 साल से आप लोगों ने उसमें हमें एंगेज रखा है कि पीस प्रोसेस के थ्रू या जो आप कहते थे बैकडोर चैनल्स के या ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यही हासिल करना था। मैं आज उन जो पीस प्रोसेस के अलमबरदार थे, जो बड़े बड़े 10 स्टार होटल्स में ठहरते थे, 4-4 दिन की कॉन्फ्रेंसेस करती थी, क्या इनको नहीं पता था कि ये होने वाला है? क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं किया था कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा? हमें एंगेज किया गया, हमारी तवज्जो वहाँ हो गई और भारत ने वो कर दिखाया जो उसने करना था। गाली साहब, टेक्निकलिटीज़ को अगर हम देखें तो सिचुएशन ऐसी है कि एक मुतनाज़े खित्ते पर, मुतनाज़ा इलाका हो, मुतनाज़ा शहरी हो, कोई भी आकर ये नहीं कह सकता कि ये अब हमारा है। ये एक तो ग्राउंड रियलिटी है ही। लेकिन अगर मैं माजी की कुछ मिसालें आपके सामने रखूं, इंडोनेशिया को मशरक़ी तैमूर, जनूबी सूडान को सूडान से अलग कर दिया गया, तो फिर मगरब कश्मीर के मामले पर खामोश क्यों है? क्योंकि जिस ममालिक का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन 2 ममालिक के दरमियान ये तनाज़ा है, दोनों एटॉमिक पावर हैं, दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो ऐसे में इस तरह की जंगी कैफियत को तक़वियत देना या इसको हवा देना पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। देखिए, वो हो सकती है, वो हम दुनिया को कह सकते हैं कि जी अगर हालात ख़राब हुए तो जंग एक लेवल पे पहुंच जाएगी जिससे कि पूरे खित्ते को नुकसान हो सकता है। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा कि भारत के इस नाजायज़ एक्ट को, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही कहा है, नाज़ी और हिटलर वाला ये काम हुआ है, इस तरह के काम को रोकने के लिए दुनिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही? भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें आपके मुसलमान ममालिक ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसमें मगरिब ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आप यकीन करें, इस वक्त जो मुसलमान ममालिक की इन्वेस्टमेंट है, अगर वो सिर्फ इतना कह देते ना 6 तारीख को कि हम जितने भी भारतीय शहरी हैं उनको वापस भेज रहे हैं और हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर रहे हैं, 7 तारीख को सिचुएशन वही हो जानी थी जो कि 4 तारीख को थी। लेकिन अभी तो देखें जो आपने बात की, आरामको और रिलायंस की डील होती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम लोग इस तरीके से मुसलमान ममालिक करके इसके ऊपर बात करते तो एक और, लेकिन इसको मजहबी रंग देना मेरे ख्याल में शायद दुरुस्त नहीं होगा,
اس لیے کہ یہ ایک خطے کا معاملہ ہے, یہ وہ خطہ ہے جس نے کہ پاکستان کے ساتھ آنا تھا, پاکستان کا حصہ تھا. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نظر نہیں آیا کسی کو آج دن تک. جتنا ہمارے پاس آ گیا وہ ہمارے پاس آ گیا, وہ آزاد کشمیر بن گیا, بقیہ مقبوضہ کشمیر بن گیا. لیکن اس کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, اس کے اندر جو بربریت ابھی شروع کر رکھی ہے انہوں نے, اس میں ہم سب تو اس وقت تو یہی نظر آ رہا ہے نا, کیونکہ مستقبل ہم دیکھ نہیں پا رہے. لیکن جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو انالیسس بھی آپ کے میتھمیٹکس کی طرح ہوتا ہے. 2+2 کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو, اور 4 جواب نکلے گا اس کا. تو اس وقت جو بھارت ہے اس نے یہ جو کام کیا ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں ان کو خود زیادہ نقصان ہوگا, اور ان کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوگا. جتنی بھی علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہیں وہاں, اس میں مزید تیزی آئے گی. غالب صاحب, جس وقت آپ نے علیحدگی پسند تحریک کا ذکر کیا ہے نا, مجھے قائد اعظم کا وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جس میں وہ 2 نیشن تھیوری کا حوالہ دیا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ مسلم اور ہندو جو ہیں وہ الگ الگ قومیں ہیں, یہ ہمسائے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن حاکم اور محکوم نہیں ہو سکتے, اور ایک خطے میں رہتے ہوئے آباد نہیں ہو سکتے. ٹرانسمیشن میں مجھے لینی بریک. ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بیک ٹو ڈسکشن. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار طارق پیرزادہ صاحب نے. سر بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. طارق پیرزادہ صاحب, میں آپ ہی سے آغاز کروں گی بریک کے بعد. ہم ابھی سفارتی تعلقات کی بات کر رہے تھے. پاکستان نے جس طرح سے دیگر ممالک کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے, سعودی عرب سے رابطہ کیا گیا, ترکی سے رابطہ کیا گیا, ملیشین جو قیادت ہے اس سے رابطہ کیا گیا, اور اس کے علاوہ رشیا سے بھی رابطہ کیا گیا ہے. رشیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اس تمام تر سچویشن میں, کیونکہ رشیا کا جھکاؤ ہمیشہ سے انڈینز کی طرف رہا ہے. یہ صرف ایک زبانی کلامی سٹیٹمنٹ ہوگی کہ ہاں ایک اس معاملے میں ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی پیش رفت آ سکتی ہے, یا سلامتی کونسل میں اگر یہ معاملہ جا رہا ہے تو وہ اس چیز کو مطلب یہ نہیں کہ انسانی ہمدردی کے ناطے دیکھیں گے, یا پھر صرف یہ ایک زبانی جمع خرچ ہوگا؟ یہ بات یہ ہے, جو اصلی کلیدی نقطہ ہے وہ یہ ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو ہونے والا ہے. میں ذرا 1 سیکنڈ اس کے متعلق بات کر لوں. وہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کسی قرارداد نے پاس ہونا ہے. وہ قراردادیں تو موجود ہیں, ان کے متعلق ان کے نفاذ کے لیے اصل میں اب قرارداد پاس ہونی ہے, جب بھی ہونی ہے, جس کے نتیجے میں اگر کبھی ہو تو ایک پلیبسسٹ ایڈمنسٹریٹر مقرر ہونا ہے, جس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ چین آپ کی مدد کرنے کے لیے بظاہر تیار ہے. روس کی طرف سے خبر آ رہی کہ جی ابھی تک باقی ووٹ کس طرح پڑے گا معلوم نہیں ہے, لیکن ابھی انہوں نے کوئی مخالفت نہیں کی ہے. باقی جو 3 گوری اقوام کے نمائندے ہیں, ایک یونائٹڈ اسٹیٹس, ایک فرانس جہاں پہ ہمارے عزیز جو ہیں ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں میرا خیال ہے, اور انگلینڈ, ان کی بھارت کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو فرض کیجئے اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کو نکال دیں کہ وہ ووٹ ایبسٹین کرے یا کیا کرے, تو جو بقایا 2 ہیں ان کی طرف سے تو آپ کو ایک بڑی زوردار چھری جو ہے نا وہ لگنے کا اندیشہ ہے. لیکن جو بات ہے نا, جس بات پہ میں زور دے رہا ہوں, آپ وہاں پہ جا کے اس ڈیبیٹ کو اس انداز میں کرنا ہے کہ ان قراردادوں کو ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے یا تو یونائٹڈ نیشنز قدم اٹھائے گی, اور یا پھر پاکستان اور پاکستان کے 21 کروڑ لوگ ان پر عمل درآمد کے لیے پھر اپنے وسائل استعمال کریں گے. اگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں you have lost the battle. کیوں کہ آپ نے تو دباؤ ڈالنے کی بات ہی نہیں کی ہے. اگر آپ یہ اگلا فکرہ نہیں کہتے ہیں جو میں نے کہا ہے, تو انڈیا سے ایک سیکنڈ میں عوام سے مراد میری اصل میں تو عام فورسز ہیں, اس ملک کے عوام کی جو نمائندہ ہیں, اور وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ کا اجلاس, جو سٹیٹمنٹ جس کو غلط طور پہ قریشی صاحب پیش کر رہے ہیں, میں نے اس کو 20 دفعہ پڑھا ہے, جنرل امجد صاحب سے پوچھا اور لوگوں سے, میں نے کہا اس کا اور کیا مطلب ہے, جو میں نے انگریزی زندگی میں پڑھی ہے اس کا تو مطلب ہے کہ افواج پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ان کی جد و جہد میں, منصفانہ جد و جہد میں, میں ترجمہ کر رہا ہوں, آخری حد تک جائیں گے, اور اس کے بعد بھی فکرے ہیں 2. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے وہ فکرہ کہنا ہے. اگر نہیں تو بھارت یہ کہے گا کہ کشمیر کے مسئلے پہ یہ دنیا میں جو پروپیگنڈا ہوگا, پاکستان یہ جنگ ہار گیا ہے
اور اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے. اب ذرا یہ نہیں کہ یہ میں وہ بتا رہا ہوں انڈین چینلز پہ چونکہ میں جاتا ہوں کہ وہاں سے لائن آئے گی کیا, تھوڑا سا مستقبل کو دیکھنے کی بات ہے. آپ نے اسی زاویے سے بات کرنی ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی پاور کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کر رہے. میں جنگ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنگ کے خطرے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی بات کر رہا ہوں. میں مظفر آباد سے ابھی ڈائریکٹلی آ رہا ہوں تو وہاں پہ سینٹیمنٹس جو ان کی میں نے کیفیت دیکھی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ میں کسی وقت بھی کال دے سکتا ہوں لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی, سیز فائر لائن کو عبور کرنے کی. کل بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی اور آج ہی شام کو میں نے وزٹ بھی کیا جو مہاجرین مقبوضہ کشمیر سے نقل مکانی کر کے یہاں پر آئے تھے مظفر آباد میں آزاد کشمیر کے اندر, تو وہ بھی بہت زیادہ کرب میں اس وقت مبتلا ہیں. میری بات ہوئی ڈیوائیڈڈ فیملیز سے, کسی کے والد وہاں پہ, کسی کی بہن وہاں, کسی کا بھائی وہاں. ایک ایسی فیملی سے میں ملا, ایک ایسے شخص سے ملا کہ جن کے والد کی پچھلے 8-10 دن پہلے ان کی رحلت ہو گئی اور ان کا کوئی وہاں پہ کانٹیکٹ نہیں, بس انہیں یہ اطلاع ہے کہ ان کی رحلت ہو گئی ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہے کسی قسم کا. بڑے پریشان ہیں وہ لوگ, بڑی تکلیف میں اس وقت وہ مبتلا ہیں. اور پھر زیادہ صاحب میں وہاں پہ لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو فاروق حیدر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ میں لائن آف کنٹرول عبور کرنے کی کال دے سکتا ہوں, یہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. ان پہ پریشر ہے کافی زیادہ جو کشمیری عوام کا. میں روزانہ دیکھتا ہوں لوگوں سے میری بات چیت ہوتی رہی, لوگ کروں گی میں ایک چیز کو کنٹینیو کر سکے. آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی ایک ٹویٹ کی, جس لائن آف کنٹرول کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں سے خبر یہ کہ 3 جو پاکستانی فوجی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ لائن آف کنٹرول پر ہماری آرم فورسز کھڑی ہوئی ہیں. یہ تو بھارت کی بالکل ایک کوشش ہے. جس طرح بات بھی کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کل ہی بات کی تھی آزاد کشمیر کے اندر کہ بھارت پلان کر رہا ہے آزاد کشمیر پہ حملے کی کوئی. اور اس سے پہلے آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ انڈیا میں وہ ایک فیک اسکرمشز کی ایک وہ تیاری کر رہے تھے اس کو فلم کرنے کی, کہ پہلے وہ بتاتے کہ پاکستان نے دراندازی کی ہے, جوابی کارروائی ہم نے کی. اب انڈیا چاہے گا کہ وہ کوشش جو ہے ان کی ہوگی کہ اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. مقبوضہ کشمیر کے اندر ظاہرہ کرفیو جب اٹھے گا تو کیا دردناک کہانیاں سننے کو ملیں گی وہاں پہ. لوگوں پر کیا بیتی پچھلے 12 دن سے, لوگ کس تکلیف میں ہیں. خوراک کی قلت ہے, ادویات لوگوں کو نہیں مل رہی, بہت برے حالات میں لوگ ہیں. وہ جب وہ کہانیاں کھلیں گی تو ظاہر ہے دنیا ساری اس طرف دیکھے گی, تو ہر بندے تک جائیں گی وہ باتیں. تو بھارت کی کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو ڈائیورٹ کریں. جی جو بات میں کہہ رہا تھا جی, آپ سیکیورٹی کونسل میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں اپنی قراردادوں پر عمل درآمد سے تو یہ صورتحال جنگ کی طرف براہ راست جائے گی. یہاں پہ اس کو اگر آپ اس طرح نہیں بیان کرتے ہیں you lose it. کچھ لوگوں کے کنٹری ٹو کنٹری مفادات بھی ہیں. آپ نے یہاں پر فرانس کی بات ہوئی تو فرانس نے رافیل طیارے مودی نے خریدنے ان سے, ان کے معاشی وابستہ ہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے کہ خریدے یا نہیں, وہ دونوں صورتوں میں انہی کے ساتھ جانا تھا انہوں نے. بھی کسی وقت بہت بڑی سپر پاور تھا, ٹھیک ہے ہندوستان پاکستان وجود میں نہیں آئے. اگر ہم یہ خوف طاری کریں گے کہ ہم جی معیشی حالت تب تک ہماری بھی اپنی کمان ہے. معیشت کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے بیچ میں. ہمیں فروری میں بھی ہم نے دنیا کو جب یہ بتایا, پاکستان نے بتایا دنیا کو کہ اگر جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوئی تو یہ فل سکیل وار ہوگی, یہ محدود جنگ نہیں ہوگی. اور پاکستان اور بھارت کی اگر فروری میں بھی ہم نے بتایا تھا, تبھی دنیا اس طرف سب بیچ میں میڈیشن ہوئی اور ایسکیلیشن کم ہوئی, ڈی ایسکیلیٹ ہوا. لیکن آج بھی پاکستان دنیا کو یہی بات بتا رہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ محدود پیمانے کی جنگ نہیں ہوگی, یہ فل سکیل وار کی طرف جا سکتے ہیں. 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, یہ پاکستان اور بھارت تک نہیں رہے گا بلکہ پورا خطہ اس کے لپیٹ جائے گا. جی میں آپ کی طرف میں اپنا کوشچن بھی پٹ کر دوں تاکہ اپنی بات مکمل کر سکے. جس طرح سے عمران خان نے کل اسپیچ کی آزاد کشمیر کی جنرل اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر میں بنوں گا کشمیر کا سفیر, میں ان کی آواز اقوام متحدہ تک لے کر جاؤں گا. پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو
स्टेटमेंट है। माजी के अगर एतबार से हम देखें तो आप समझते हैं कि इस दौर हुकूमत में इस इक़्तिदार की हैसियत के मद्दे मुकाबिल अब जरा ज्यादा कश्मीर कॉज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसको उस तरीके से उठाया जा रहा है? वैसे वो सफीर बनेंगे नहीं, वो डिफेक्टो सफीर हैं। मैं कल खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठी थी, आज़ाद कश्मीर जो वो आए थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के डेलीगेशन से मिले, उनसे हमने बात की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और जो हमारा कंसर्न था वो ये था कि ख़वातीन के साथ जो बेहुरमतियाँ इस वक्त हो रही होंगी, क्योंकि RSS के 36 मैंने पहले बताया 1000 उनके वहाँ पर चले गए लोग और यूनिफॉर्म में मुसल्ला भी, और उनको इम्प्यूनिटी हासिल है क्योंकि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत उनको कोई सजा नहीं मिल सकती। जैसे कुलन पोशपुरा का वाक़ा है, किसको सजा मिली? आसपा और नीलोफर में किसको सजा मिली? जो हमें खदशात थे हमने वाज़ह कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पांस अच्छा था। मेरी आपसे गुजारिश है, खुसूसन देखिए हर एक इस कौम का फर्द जिम्मेदार है। मैं चूंकि ये कह रहे थे कि डिवाइडेड फैमिली, खुदा का खौफ करे मेरी सारी घर वाली वहाँ है। मेरी मैं अपने मुझे नहीं, मैं 12 दिन से सोई नहीं हूँ। मैं 12 बजे रात को 5:30 बजे तक टेलीफोन रखती हूँ, कहीं से कुछ मुझे मिले कि कहीं राब्ता कब हुआ था? मेरा तो राब्ता 4 तारीख की सुबह 5:01 पर हुआ था। मैं अपनी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के साथ उस वक्त मसरूफ थी कि हमें क्या करना है। वो कहती हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी बदतरीन कौम है, इतनी दगाबाज कौम है कि जो वहाँ के गवर्नर है वो हमें रात को बताते ये र्यूमर्स है, ये पता नहीं ऑयल और दवाएं कि कुछ नहीं होने वाला है, और रात को उन्होंने बेगैरतूने उस रेसिस्ट हुकूमत ने जो कर्फ्यू लगा दिया, उन्होंने ये मोहलत नहीं दी कि बच्चों के लिए दवाई और दूध ही तो खरीद सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन, देखिए मैं पाकिस्तान की कौम को यहाँ से आज कह रही हूँ, अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है, जितने इक़दाम उठाए, पूरी पाकिस्तान की कौम को सड़कों पर निकलना है। पाकिस्तान के मीडिया को आप लोगों ने छोड़ दी है पुलवामा को 2 दिन के डिस्कशन के बाद। आपको मालूम है पुलवामा का अटैक किसने किया? पुलवामा का अटैक उस बच्चे ने किया है जिसको जेल में 2-2.5 साल में रखा था। उसके वालिदैन ने FIR दर्ज की कि आप लोगों ने देखी वो FIR कहाँ थी? उसके बाद जब उस FIR को दिखाया गया तो हिंदुस्तान क्यों चुप हो गया? फिर भी उसको ट्रेन करके, मुझे मालूम है कि जब आर्मी वहाँ से अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ या कार्रवाई के साथ जाती थी, 10 किलोमीटर तक हमें इजाज़त नहीं होती थी मूवमेंट करने की प्राइवेट गाड़ियों को। और एक प्राइवेट गाड़ी, और वो भी सरदार, उसमें सिख आर्मी के रेजिमेंट के लोग बैठे थे और उसके साथ टकरा गए। आपने समझौता किस तरह नहीं उछाला जिस तरह ने बम्बई के अटैक को उछाला? आप लोग खुद, हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं भी इस कौम का एक फर्द हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने वहाँ नारा दिया है पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। आज कहाँ है पाकिस्तानी कौम को उठना है? अगर आर्म्ड फोर्स ने कहा है, हमारे हुक्मरान ने कहा है, आर्मी हमारे साथ खड़ी है, हमें पाकिस्तानी कौम की ज़रूरत है। जब वो सड़कों पर निकल आएंगी, जब वो दुनिया में फैल जाएंगे, कौम की तकदीरें बदल सकती हैं। कायदे-ए-आज़म के पास फौज नहीं थी, उन्होंने अपने नैरेटिव से, अपने विल पावर से, और जो उसके साथ उस वक्त लोग थे, हमें डिप्लोमेसी ने मारा है। मुझे कहने दीजिए आज कहाँ है आपकी वो जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिप्लोमेसी? मैं तो आप रिकॉर्ड आपको बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या होता रहा है। एक हमारे एम्बेसडर थे लंदन में, उन्होंने हमें कॉमनवेल्थ के दफ्तर के बाहर हम बैठे थे, उसने देखना ना नहीं गवारा किया कि कश्मीरी यहाँ बैठे। कुछ जगहों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो खामोश से काम करते हैं, कुछ लोगों से। और मैं आज बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने इस काज को आगे ले चलना है, अगर आपने इस काज को वाकई देखिए, आप छोड़ दे, आप लोग इस जंग को कब जीतेंगे, कब? हम हैं ना वहाँ पर, हम 80 लाख के करीब लोग हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, हम मरे नहीं हैं सारे। जब हम मरेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ लेके मरेंगे। लेकिन आपको जिस तरीके से, जैसे मोदी के पीछे RSS खड़ी है, हमारे पीछे आपने दिखाना है कि पाकिस्तानी कौम खड़ी है। और जिस दिन हम ये देखेंगे, देखिए दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। हम 11 दिन मुहासरे में हैं। क्या आप लोगों को पता है कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि वहाँ पर एक ही हमारे पास सप्लाई लाइन है, वो है जम्मू हाईवे, और जम्मू हाईवे तो RSS के कब्जे में है इस वक्त, कोई गाड़ी मूवमेंट नहीं करती है। हमारे 10,000 के करीब बच्चे इस वक्त दिल्ली में पड़े जो कश्मीर से बाहर पढ़ते हैं, उनको बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं, अंदर वालों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। आप हमें हिंदुस्तान की मिसाल न दे दे, आप हमें अगर मिसाल दे दे, आप पाकिस्तान की मिसाल दे दे। ये दुश्मन है, ये पीछे से वार करता है। इसने तो आज अपने जहानी नेहरू के उसके जो वादा किया था उसका पास नहीं किया है, ये अपनी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है। तो ये हमारे
ये क्या कर सकते हैं? मैं समझ, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे थे प्लीज। गोपाल साहब, अब खदशा तो यही नज़र आ रहा है ना, जिस तरफ बात करिए शमीम शाल साहिबा के, इस वक्त एक लावा जो पक रहा है कर्फ्यू की वजह से, वहाँ पे लोग, ज़ाहिर है लोगों ने, कश्मीरी जितने भी हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है भारत को। उन्होंने जो भारत को रिजेक्ट कर दिया बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि वो भारत के तसल्लुत को नहीं मानते। यस, भारत के तसल्लुत को नहीं मानते। रिएक्शन था भारतीय फैसले के खिलाफ, उसी रिएक्शन को क्रश करने के लिए ही तो भारत ने वहां पे कर्फ्यू लगाया। लेकिन अब सारी जो सूरत हाल आगे है वो इस पे भी डिपेंड करेगी कि वहां के कश्मीरी जो हैं, कश्मीरी नौजवान, जाहिर है जिन्होंने आज तक वो झुके नहीं हैं भारतीय जबर के सामने, जुल्म के सामने, वो खड़े हैं। आज भी कोई शहीद होता है वो पाकिस्तानी परचम में लपेट के उसको दफनाते हैं। तो जाहिर है इसके बाद रिएक्शन तो जब कर्फ्यू उठेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग हम वादी के अंदर देखेंगे, एक्सट्रीमिज्म हम देखेंगे, वहां से अटैक्स होंगे भारतीय फोर्सेस पे। बिल्कुल इसको खारिजिज्म का नहीं दिया जा सकता, होंगे ये तो होगा जनाब। जब आप किसी पे बिल्कुल, जब आप किसी के तमाम राइट्स छीन लेंगे, उसकी जमीन पे काबिज होके आप उसी की जमीन से उसको आप डिनाई कर देंगे उसके राइट्स, तो वो फिर लड़ेगा, वो अपनी जान देगा, जाने दे रहे हैं, वो बेखौफ हो चुके हैं। तो फिर वो जाहिर है फिर पाकिस्तान की तरफ और फिर वो सारी एस्केलेशन वो उस तरफ तो हालात जाएंगे। आप जो इस वक्त कह रहे हैं ना, आप ये जहन में रखें कि आप किसी डेमोक्रेसी के साथ डील नहीं कर रहे, वो फाशिस्ट, दे आर फाशिस्ट, ओके, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एनीमोर। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक कवानीन के तहत चलेंगे? और जब आपका दुश्मन कवानीन के तहत नहीं चलता तो आप कवानीन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये कोई जहानत की बात नहीं होती है। आपको भी कुछ ना कुछ जगह पे कानून तोड़ के उनकी मदद करने की ज़रूरत है। लेकिन भारत इस चीज़ को समझने से कासिर है मेरे ख्याल में, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि कश्मीर में जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो इस हद तक आगे बढ़ चुकी है, इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि 12 दिन या 14 दिन या महीना बेशक वो रखेंगे कर्फ्यू, जुल्म होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर उसके अंदर जो तेज़ी आएगी उस तेज़ी को रोकना उनके बस की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा खदशा है कि खुदा न खास्ता ये तमाम एक्शन शुरू करने वक्त और पाकिस्तान की सफारती जो काविशें हैं उन सबको यकजा होने तक वहाँ इतना ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान, जो कि हम लोग भी उस नुकसान के साथ ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तकलीफदेह हो जाता है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि भारत ने ये आखिरी कदम उठा लिया, ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये पहला कदम उन्होंने उठाया है, अगला कदम वो आज़ाद कश्मीर पे हक जतलाएंगे, उससे अगला कदम वो गिलगित बल्तिस्तान पे हक जतलाएंगे, उससे अगला कदम वो लद्दाख को चीन के हाथों से परमानेंटली लेने के लिए कोशिश करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और इन समझने के लिए आपको डिप्लोमेसी जो है उसको एग्रेसिव करना पड़ेगा। जब तक आपकी डिप्लोमेसी एग्रेसिव नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम लोग पोस्ट कोल्ड वॉर एरा मोड में अपनी सफारतकारी कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि पिछले 72 सालों में ऐसी नहीं हुई है। उस सिचुएशन को निपटने के लिए आप लोगों को यू हैव टू गो ऑन अ वेरी एग्रेसिव मोड, और आपका तरीकाकार चेंज करने की ज़रूरत है। आपको लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, आपको आम वोटर तक पहुंचने की ज़रूरत है। आपने कितने लोग हैं जो कि अपने इलाके के एमपी या कांग्रेसमैन या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली उस इलाके में जो भी उनके पास गए हों? नहीं गए। उनको जाके साफ कहिए हम आपको अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, यू हैव टू रेज दिस इशू इन योर पार्लियामेंट टुमारो, गो एंड प्रेशराइज देम। और भारत ये प्रेशर फील कर रहा है। अगर इसमें ज़रा भी कमी आई, आप यकीन कीजिए भारत के जो इरादे हैं जो उन्होंने किए थे वो पूरे हो जाएंगे। सर, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा को वहाँ अपने डेलीगेशन नहीं भेजने चाहिए फौरी तौर पे, एक वहाँ पे पाथ खोलना चाहिए कि वहाँ पे फौरी तौर पे मेडिकल इमदाद दी जाए, कश्मीरियों को वहाँ पे खुराक पहुँचाई जाए। आपको इंटरवीन नहीं करना चाहिए फौरी तौर पर? ये अपने चंद एक ममालिक जो हैं, दोस्त ममालिक, उनके साथ करके। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि श्रीनगर में उन्होंने क्या कर रखा है कि बार्ब्ड वायर के साथ आपके रास्ते बंद हैं, एंड दे चेंज इट आफ्टर एवरी 2 आवर्स। व्हाई डू दे चेंज इट? बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। ये साइड वॉर में फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है। तारिक साहब, जो सिचुएशन है
पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान भी है। कश्मीर पॉज पर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके नजदीक? मैं तो अमली सिफारतकारी जिसका जिक्र कर रहे थे गालिब साहब, मैंने तो आप पिछले प्रोग्राम और बेशुमार प्रोग्रामों में जो जोर देकर बात कही है कि अगर आप इस तहरीक, पहला नुक्ता है कि इस तहरीक आज़ादी की अमलन इमदाद नहीं करते हैं, आप इनको इंटेलिजेंस की इमदाद नहीं देते, मालियाती इमदाद नहीं देते हैं, जो मर्जी दुनिया में किसी का नुक्ता नज़र हो, ये मेरा नुक्ता नज़र है, आप इनको नीम अस्करी इमदाद नहीं देते हैं, आप इनको जिस तरह की भी अस्करी इमदाद देनी है वो फराम नहीं करते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत आपका हक है उन करारदादों के तहत जो 48 और 49 में पास हुई हैं, क्योंकि ना उस वक्त की करारदादों पर अमल दरामद हो सका है और ना ही ये बड़े मजे की बात, बड़ी जबरदस्त बात हुई है कि जो सेक्रेटरी जनरल ने कही है पिछले दिनों, उसने कहा कि शिमला समझौते के तहत भी, शिमला मुआहदे के तहत भी जो मुआहदा, जो मसला हल होना है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही होना है। ये बात, इस पर बहस नहीं हो रही। और एक बात जो मैं वज़ीर ख़ारजा को बार बार कह रहा हूँ और भी शायद लोग कह रहे होंगे, लेकिन मैं तो जरूर कह रहा हूँ बड़े खुल के कि कुरैशी साहब, ये दुरुस्त है कि हमने कुछ कर लिया है, यूनाइटेड नेशंस में लेके जा रहे हैं, लेकिन बात उस जुबान में बात करने की है जिससे आपकी शिद्दत जज्बात और शिद्दत फिक्र दोनों नजरियाती तौर पर सामने आए। अगर आप बिल्कुल, और दूसरी बात ये टेलीफोन की डिप्लोमेसी, कोई डिप्लोमेसी दुनिया को बताना होगा, कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। ऐसे मौके पर एक दारुल हुकूमत जो है उसमें आप होते हैं और वहां पर आप मौजूद होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और चाइना, मुझे आपका समर में चाहूंगी, आप कंटिन्यू करें ताकि फिर मैं शमीम साहब। बस यही है कि जिस तरह पहले बात की थी गालिब इकबाल साहब ने और तारिक पीरजादा साहब ने, पाकिस्तान को अब दुनिया को बताना होगा कि ये मसला सिर्फ अब कश्मीर तक महदूद नहीं है। ये चिंगारी जो कश्मीर से उठेगी ये पूरे खित्ते को लपेट में लेगी, ये पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में लेगी, पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। सबसे पहले तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अक़वाम मुत्तहिदा को और दीगर जो इदारे हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनकी टीम वहाँ पे जानी चाहिए फौरी तौर पे। कश्मीरियों को फौरी एक इमदाद वहाँ पे ओपन की जाए, उनको उनकी वहाँ पे मदद की जाए। दूसरा यह है कि दुनिया को पता मालूम होना चाहिए कि ये कश्मीर से अगर उठती है एक बड़ी लहर तो वो पूरी दुनिया के अमन को लपेट में ले सकती है। ये सिर्फ मामला पाकिस्तान और भारत तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरा खित्ता इसके लपेट में तबाह हो सकता है। जी मैं एक बात यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तमाम जितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह के डिबेट्स वो पार्लियामेंट में करते हैं, खुदारा एक कंसेंसस डेवलप करे और उनकी टीम जाए, जो अपोजिशन लीडर है वो उसको लीड करे और जो हुकूमत के लोग हैं वो उनके साथ जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि कौम मुत्तहिद है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक एजेंडा है और इस वक्त कश्मीरियों की रेस्क्यू की ज़रूरत है, उनको बचाना है, उनकी ज़िंदगियों को खतरा है। आपको नहीं मालूम, जब पहले बार बार कहा गया कि घरों के अंदर क्या हो रहा है, हमें नहीं खतरा है कि हमारी जायदादों को आग लग जाए, हमारे घर तो पहले ही उजड़ गए, जल गए। हमें उन लोगों की फिक्र है जो इस वक्त इस काज को जिंदा रखे हुए, हमारी लीडरशिप इस वक्त जेलों में, घरों में बंद है, उनके लिए कि सईद अली शाह गिलानी साहब की हालत आपको मालूम है, वो उम्र रसीदा भी है, उनकी दवाई की जरूरत है। फौरन से बेशतर आप लोग ये जो डिप्लोमेसी, इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट चाहिए और यहाँ की नेशनल पार्टीज की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जब आप एक वन एजेंडा पर चलेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट्स बहुत बेहतर। गालिब साहब मुख्तसर रखिएगा, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। मेरे ख्याल में जी इस वक्त चूंकि दुनिया में जो चीज़ हो रही है उसको भारतीय फाशिज्म को हिटलर के साथ मुंसलिक करके दुनिया को बताना ज़रूरी है, क्योंकि वेस्ट जो है वो यही ज़बान समझता है, उसको इसी चीज़ का पता है। सो वी हैव टू go very aggressively and we need to send envoys to almost every country within the next 1 week. ठीक, चलो ठीक है। ये हमारी जो ट्रांसमिशन है, हम कश्मीर के साथ अपने अख्ताम को पहुँचते पे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा मैं करूँगी, लेकिन साथ ही साथ जाने से पहले एक मैसेज मैं मगरबी अक़वाम के चले जाऊँगी कि पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें कर ही रहा है, कश्मीरी भी अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, लेकिन एक तासुर आता है वो है रायामा का, कि मगरबी अक़वाम में जब रायामा बुलंद होती है तो वहाँ पर बड़े बड़े फैसले जो हैं वो यू टर्न ले लेते हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रेशर में आती है और इंसानी हुकूक की जो पाबंदी है उसे होने से बचाया जाता है। तो लिहाजा गुजारिश है आपसे कि जो भी मगरबी ममालिक में बैठे पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, सिख बिरादरी हैं या फिर इंसानियत के तहत ही कश्मीरियों का साथ दें, क्योंकि कश्मीरियों को आपकी और हमारी ज़रूरत है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।